हाँ सुनने में तो आया है, पोस्टपोन हो रहा है, 8 दिसंबर को डेट जा रही है, ऐसा सुनने में। अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी क्लियर नहीं है, जब तक वहाँ से नोटिस ना आ जाए तब तक विमान से ना ऑफिशियल ना आ जाए, लेकिन हाँ चला तो जाए ऐसा तो है, क्योंकि अभी तक आयोग ही गठित नहीं हुआ है पूरी तरीके से जो एग्ज़ाम कराएगा, ना पेपर प्रिंट हुआ है, दोषों वाला भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसी सब वजह से वो चल रहा है सारी चीज़ें। अगर हो जाएगा तो फिर आरोप भी आगे जाएगा, दोनों एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन हाँ अभी पूरा भरोसा ना है। टाइम तो मिल ही जाता है, तब भी उतने ही पास होते हैं, ऐसा तभी ज़्यादा पास हो जाता है। फेल होने वाला तरीका ढूंढ लेना कैसे फेल होना है, कोई समय भी नहीं पड़ेगा, उसे कितना टाइम लगेगा। टाइम तो ऑलरेडी वैसे बहुत मिला हुआ था, फरवरी मार्च का एग्जाम है, अब जाके हो रहा है, सोचो फरवरी मार्च के एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है, टाइम तो वैसे ही बहुत मिला हुआ है। हाँ और अब और बढ़ गया, अब दिसंबर में बातें चल रही है। आज का टॉपिक अमेरिका की क्रांति, ठीक है। कल हम लोग बात कर लिए थे ना, रशिया की क्रांति वगैरह की बात हो गई, चलिए ना आगे है तो बताते हैं ना पीछे बैठ के, और गलत हुआ अगर बता रहे क्या है नहीं है, चलिए झूठी लड़की तो चलने दे, हमारी तरफ लगा है क्या, हमारी तरफ भी नहीं, हम तो रोज दिन में खड़े होते हैं, क्यों नहीं लगती, बहुत लगती। चलो देखो आगे, अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये समय काल है तब का, लगभग जब हम लोग फ्रांस की रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे, फ्रांस की क्रांति के आसपास की बात कर रहे थे, उसी समय में कुछ अमेरिका की क्रांति भी है। तो कल तो रशिया का रिवॉल्यूशन पढ़ा था, जब सारी क्रांतियां पढ़ी रहे तो इसको भी खत्म कर दी चलता है, ठीक है। फिर चले जाएंगे वर्ल्ड वॉर वगैरह के पास में, जो बचा हुआ टॉपिक है। अमेरिका की क्रांति से रिलेटेड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, क्योंकि अमेरिका एक अपने आप में बहुत बड़ा नेशन है, जिसकी अगर आप बात करो तो आज के समय में पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सुपर पावर और सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर जाना जाता है ना। लेकिन ये उस समय में कैसा था, एक बेचारा राज्य जो अंग्रेजों के हाथों में कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल दे रखा था, ठीक है। तो ये वो समय है, उस समय की अगर बात करें तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि वास्को डी गामा कैसे भारत की तरफ निकले थे, है ना, और किस तरीके से उन्होंने सी रूट की खोज करी थी। ऐसे ही कुछ इस समय में भी हुआ था। इस समय में जब अमेरिका के रास्ते की खोज के लिए निकले थे तो कोलंबस का, क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम भी सुना है आप लोगों ने, और जब हम लोग वहां चर्चा कर रहे थे तो उनकी बात भी की नहीं। तो अमेरिका के रास्ते की खोज करने वाला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1492 के अंदर, ठीक है, वेस्ट इंडीज कॉन्टिनेंट या फिर यहाँ पर पहुंचा अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर, तब उसने इस पूरे तरीके से एक रास्ते की खोज करके अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर सारी यूरोपियन शक्तियों को धीरे धीरे पहुंचा दिया, ठीक है। जो हम लोग श्रृंखला पढ़ते हैं ना भारत के अंदर, PDEDF वाली, है ना, यही सेम श्रृंखला आपको अमेरिका के अंदर भी दिखाई देगी। तो अमेरिका का इतिहास कुछ वैसा ही है जैसा भारत का इतिहास है। वहां पे भी ये सारी यूरोपियन कंपनीज पहले से ही रूल कर रही थी। रूल का मतलब अगर हम लोग ट्रेड वेड के माध्यम से देखें तो ट्रेड के माध्यम से रूल वहां दिखाई देता है, ठीक है। ये सब भी वहां पहुंचे थे, बट यहाँ पर अगेन फिर वही संघर्ष हुआ, और इन संघर्ष में सबसे ज्यादा प्रभावी अंग्रेज या इंग्लिश निकले, ठीक है। और अंग्रेजों ने वहां पर अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर अप्रॉक्स अगर बात करें तो 16, 17 और 18 सेंचुरी, इन 3 सेंचुरी में अच्छा खासा समय गुजारा, ठीक है। कंपनी ने अपनी लगा के रखी थी, धीरे धीरे एक्ट लॉ लाने लगे, जिससे इन्होंने अपने आप को वहां पे जैसे भारत के अंदर शासक घोषित किया था वैसे वहां पे भी अपने को शासक घोषित कर दिया, ठीक है। तो अमेरिका का रिवॉल्यूशन एक वही रिवॉल्यूशन है जिस रिवॉल्यूशन में अगेन फिर बात होती है कि इंग्लिश या ब्रिटिशर से किस तरीके से ये लोग अपनी फ्रीडम की डिमांड करते हैं। अमेरिका की क्रांति सिर्फ क्रांति नहीं है, इस क्रांति को नाम दिया जाता है अमेरिका की इंडिपेंडेंस, ठीक है, अमेरिका की स्वतंत्रता, ठीक।
ये और क्रांतियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आपस में ही लोग अपने अपने देश के खिलाफ क्रांतियां कर रहे हैं। रशिया में वहां अपने शासक के खिलाफ हो रही थी, फ्रांस में वहां अपने शासक के खिलाफ हो रही थी, है ना। और ऐसे कई सारे नेशन जो अपने अपने नेशन से ही परेशान थे। ये क्रांति ऐसी है जो क्रांति अंग्रेजों से परेशान है, भारत से बहुत मिलता जुलता इसका आप देखोगे कैरेक्टर दिखाई देगा। ठीक, तो इस क्रांति के अंदर जब यहाँ की रिवॉल्यूशन चल रही है तो इस रिवॉल्यूशन से ही एक फर्क बस भारत के और इसके अंदर ये है, यहाँ के रिवॉल्यूशन में ही क्रांति के साथ में ही इंडिपेंडेंस है। ठीक है, क्रांति हुई और क्रांति ने क्या दिला दिया, इंडिपेंडेंस दिला दिया। हमारे रिवॉल्यूशन ने एक मार्ग प्रशस्त कर दिया था जिसने लगभग 90 साल के बाद में हमको क्या करा, फ्रीडम दिला पाए थे या इंडिपेंडेंस दिला पाए थे। तो एक समय गुजर गया था, काफी लंबा समय हमने देखा था। लेकिन अमेरिका के अंदर किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ छोटे से आंदोलन, ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं जिसको आप लोग बहुत ब्रॉड समझो, और इन्होंने अंग्रेजों से अपने आप को आजादी दिला दी होगी। ठीक, सिर्फ 5 लोग मारे गए थे यहाँ पे, 5 लोग, पब्लिक के 5 लोगों की हत्याएं कर दी गई थी यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा। उस 5 लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन यहाँ क्रिएट किया था कि अमेरिका रिवॉल्यूशन के तौर पर जाना जाता है। कहां से शुरू हुआ था, सिर्फ 5 लोगों से। हमारे यहाँ तो अनगिनत हत्याएं हुई थी, कितनी ज्यादा हुई थी, हर जगह हमने टाइम टू टाइम देखी। लेकिन ये 5 सिटीजन्स की भी हत्याएं बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, चलिए, तो जो हम लोग हमेशा करते हैं वैसे ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। पहले समझ लेते हैं यहाँ का समाज। ठीक है, समाज को समझने की कोशिश करते हैं। चलो अलग ही वाले पे ले लेते हैं, नहीं इसी पर। समाज की अगर बात करें तो समाज के अंदर हम लोग देखिए कि यहाँ का समाज का विभाजन किस तरीके का था। हम लोग अभी तक सारी जगह देख रहे हैं कि विभाजन कैसा होता है, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी, ऐसे विभाजन तो होता है सारी सोसाइटी के अंदर। अमेरिका के अंदर विभाजन सिर्फ 2 सोसाइटी के बीच में था, नंबर 1 और नंबर 2। मतलब एक सोसाइटी रिच कहलाती थी और एक सोसाइटी पुअर कहलाती थी, बस। इसके अलावा वहां कोई विभाजन ही नहीं था। ठीक है, सिर्फ वहां पे अमीर तबका था एक, और एक कौन सा था, गरीब तबका था। वहां कोई क्लर्जी नहीं, वहां कोई नोबेलिटी नहीं, वहां किसी भी तरीके का कोई कॉमन क्लास नहीं। 2 क्लास सिर्फ, एक रिच और एक पुअर। ठीक है, काफी अच्छा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा क्लासिफिकेशन है। यहाँ के धर्म के ऊपर भी चले जाते हैं। रिलीजन की अगर बात करें तो रिलीजियस तौर पर भी ये लोग काफी ज्यादा ओपन और फ्रीडम को मानने वाले लोग थे। कल मैं आपको 2 तरीके के विभाजन बता रहा हूँ, एक प्रोटेस्टेंट बताए थे और एक कैथोलिक बताए थे। ठीक है, तो जब हम प्रोटेस्टेंट की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स नेचर के होते हैं, कट्टरता ज्यादा उनके अंदर होती है। कैथोलिक क्या है, फ्रीडम, आइडियोलॉजी, अपने आप को फ्री रखते हैं। तो फ्री आइडियोलॉजी के व्यक्ति हुआ करते थे यहाँ के लोग। ये लोग कैथोलिक ज्यादा थे और कैथोलिक की मान्यता ज्यादा रखा करते। आज भी अमेरिका के अंदर आप देखोगे तो कैथोलिक या फिर इसी चर्च के लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। तभी वहां पे इतनी फ्रीडम है, हर तरीके की फ्रीडम आप वहां पे देखते हो, रिलीजियस तौर पर भी है और सामाजिक तौर पर भी। तो सोसाइटी की अगर बात करें तो सोसाइटी का डिफरेंस बहुत बड़ा था इस नेशन की इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड तो समझना पड़ेगा ना कि इतना बड़ा चेंज कैसे, कि अमेरिका की क्रांति तुरंत हो गई और तुरंत आजादी मिल गई, और दूसरे देशों में क्रांतियां हो रही है, क्रांतियां पे क्रांतियां हो रही है, उसके बाद में भी कहीं जाके आजादी मिल रही है। तो एक बेस इसका ये है कि इनका जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी था वो सिर्फ 2 वर्गों में था, जो एक बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं, सिर्फ रिच और पुअर के बीच का एक क्लासिफिकेशन। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन अगर धर्म की बात करें तो ज्यादातर लोग कौन थे, कैथोलिक विचारधारा के या कैथोलिक मत के मानने वाले लोग यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे और देखो, अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्टिनेंट को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंट जो आपको दिख रहे होंगे, इन कॉन्टिनेंट को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाते हैं। ये देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इस समय ये वाले रीजन की, और ये भी अमेरिका का ही रीजन है। ठीक है, ये अमेरिका का ही रीजन है। ठीक, लेकिन ये पूरी की पूरी इस एरिया की जितनी भी कॉलोनीज है, ये मैंने जो मार्क किया है, ये कॉलोनीज की आजादी की लड़ाई है। ठीक है, कौन सी कॉलोनीज की, जो हम लोग ईस्टर्न साइड की कॉलोनीज देख रहे हैं। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये सारी कॉलोनी मिलकर 13 राज्य बनाती थी। कितने राज्य बनाती थी, 13 राज्य। 13 अलग अलग टूटे 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 छोटे छोटे से राज्य थे, और इन 13 राज्यों के ऊपर कोई रूलर एक नहीं था, सब अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंट तौर पर रूल किया करते थे। इसको कहते ही नहीं थे कि ये यूनाइटेड है ना, मतलब क्या कहते थे, विकसित तरीके से था, अलग अलग विभाजन था इसका। इन 13 कॉलोनीज का कॉम्बिनेशन बनाया गया जब इसकी क्रांति हुई, और इस कॉम्बिनेशन की 13 कॉलोनीज को बोला गया यूएसए। क्या बोला गया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तभी वहां पे वर्ड लगा यूनाइटेड। हमने कई सारे राज्यों को यूनाइटेड कर दिया, और वो किसके राज्य थे, अमेरिका के, तभी इसको क्या नाम दिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, लेकिन ये लड़ाई हुई कहां, ये जो बेसिकली ये रीजन है,
ठीक है, इंग्लैंड का। इस इंग्लैंड के रीजन को देखें, हम बात कर रहे हैं कि इस इलाके के अंदर के लोग ज्यादातर प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी के लोग थे। प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी से आपको पता है कि चर्च का जब ऑर्थोडॉक्स नेचर होता है तो वहां की पब्लिक उससे क्या चाहती है, इंडिपेंडेंस चाहती है, आजादी चाहती है ना। हमने देखा ना, दूसरी जगहों पे भी तो देख चुके, फ्रांस अपने लिए लड़ रहा है, या इंग्लैंड में भी अपने लिए अभी संघर्ष होगा। इंग्लैंड की भी क्रांति बताऊंगा आपको मैं, रशिया के अंदर भी हो रहा है। तो चर्च के खिलाफ एक लड़ाई कॉमन दिखाई देती है, ठीक है। चर्च से लड़ने वाले सभी लोग, हो सकता है कि रशिया के सारे लोग बाहर निकले हो, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हो सकता है फ्रांस के कुछ लोग बाहर निकले हो, अपनी जगह शिफ्ट हो गए। और यूरोप में ये कल्चर तो बहुत ही ज्यादा कॉमन था। यूरोप में चर्च वाला कल्चर बहुत चलता था। प्रोटेस्टेंट लोगों से लोग अपनी जान बचाते घूमते थे, ठीक है। और इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए शिफ्टिंग शुरू कर दी, और यूरोप के लोग शिफ्ट होना किधर शुरू कर दिए, इस एरिया में शिफ्ट होना शुरू हो, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन भी एक नया कारण बनेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से अमेरिका के लोग यहाँ पर अपने आप को परेशान महसूस करेंगे। सारे के सारे कैथोलिक लोगों ने शिफ्ट करना किधर शुरू कर दिया, अमेरिका की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब वो किसी भी नेशन का होता था, भले से यहाँ का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे यहाँ साउथ अमेरिका से इधर जा रहा हो, सारा का सारा लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, उस एरिया में जहाँ उनको ज्यादा वरीयता और फ्रीडम मिलती थी, उस एरिया में वो शिफ्ट हो जाते थे। तो ये शिफ्टिंग होना यहाँ से यहाँ शुरू हो गई, ठीक है। अभी तक भी सब ठीक चल रहा है। शिफ्टिंग तब तक ठीक थी जब तक इनके ऊपर रूल नहीं किया जा रहा था, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब एक नई चीज यहाँ पे, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी शुरू से ही हावी थी। कौन सी आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था शुरू से ही हावी थी। पूंजीवादी व्यवस्था हावी होने का मतलब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता ज्यादा, ठीक। तो ये 13 की 13 कॉलोनीज अपने अपने हिसाब से अपना अपना व्यापार करती थी, और व्यापार के हिसाब से अपना अपना राज्य चलाया करती थी, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे देखने को किसका प्रभाव मिलता था, कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी वर्ग के लोगों का प्रभाव देखने को मिलता था, ठीक है। सब कुछ अच्छा चला था। यहाँ पर कोलंबस के आने के बाद में एक नया रूट खुल गया, और नए रूट ने क्या करा, अमेरिका के तमाम राज्यों के अंदर यहाँ पर अब कुछ परेशानियां उत्पन्न करना शुरू कर दी, ठीक। अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो था वो भी रिच है कई सारी रिसोर्सेज के अंदर, अगर आप बात करो, ठीक है। तो रिसोर्सेज की अगर बात करें, रिचनेस ऑफ द रिसोर्सेज इनको कहीं ना कहीं वहां पे जाके स्टे करा देती है। जैसे भारत के अंदर कपास, मसाले, इन सब ने रोक दिया, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी तमाम तरीके के ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हुआ करते थे जिसने इनको रोक दिया। बस जैसे मटेरियल की बात करें हम लोग, बहुत सारे मेटल्स, मटेरियल्स ऐसे होते थे जिसने अमेरिका के अंदर यूरोपियंस को जाके रोक दिया। ये लोग इसको लाते थे, यहाँ पे आके व्यापार करते थे, और व्यापार करके बात सॉल्व हो जाती थी, ठीक। अब एक चीज और देखो, एक चीज ये भी समझने वाली है कि अंग्रेज को चलो हमने मान लिया, यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अब अंग्रेजों ने क्या करा, इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए, ठीक है। कुछ कानून लाए, कुछ प्रतिबंध लगाए। जैसे भारत के ऊपर भी चार्टर एक्ट वगैरह लाते रहते थे, वैसे वहां के लिए भी कुछ कानून लिख दिया। और उन कानूनों के अंदर क्या बोला इन्होंने कि यूरोप और अमेरिका ये दोनों एक दूसरे के साथ में ट्रेड करेंगे, हम आपसे एक ट्रेड डील कर रहे हैं, ठीक। व्यापार करेंगे दोनों लोग आपस में, ठीक। व्यापार करना तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार करने में कोई समस्या थोड़ी है, व्यापार करिए। लेकिन ये व्यापार जो होता था वो पूरा का पूरा इस इंग्लैंड की शर्तों के आधार पर होता था, ठीक। अगर अमेरिका को यूरोप के साथ व्यापार करना है, या अमेरिका को अफ्रीका के साथ में व्यापार करना है, या अमेरिका को साउथ एशिया के साथ में व्यापार करना है, तो व्यापारिक अधिकार सारे के सारे सिर्फ एक नेशन के पास में थे, वो था इंग्लैंड, ठीक है। मतलब बहुत सीधा सा रास्ता था। अगर ये यूरोप की किसी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते तो जाए, बेच दे जाए, ठीक है। अफ्रीका में बेचना चाहते हैं तो बेच दे जाके, अगर साउथ एशिया में बेचना चाहते हैं बेच दे। लेकिन ऐसा नहीं होता था। होता क्या था एक्चुअल में, इंग्लैंड क्या करता था, सारे प्रोडक्ट मंगाता था अपने पास, कहता था हमें लाके दो, ठीक है। अमेरिका में जितने प्रोडक्ट बनते थे कौन मंगाता था अपने पास, इंग्लैंड। और इंग्लैंड फिर यहां से सप्लाई करता था यूरोप के तमाम अन्य नेशन में, साउथ एशिया में, और फिर अफ्रीका, ठीक। ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी जो इंग्लैंड के सामने क्रिएट हुई, अमेरिका के सामने क्रिएट हो रही थी। अमेरिका को ये बात तो बहुत अच्छे से समझ आ रही थी कि ये एक्सप्लॉइटेशन है हमारा और हमारी रिसोर्सेज का, कि हम अपने ही आधार पर अपने यहाँ की वस्तुओं को उपयोग भी नहीं कर सकते और ना सेल कर सकते। अब आप खुद सोचो, जो वर्ग एक कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी वर्ग होगा, क्या वो प्रॉफिट के अलावा कभी अपना लॉस बर्दाश्त करे? कभी भी तो नहीं करेगा। और ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, ये अपना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए इतनी जल्दी में थे आजादी लेने,
ठीक है, क्यों जल्दी में थे? इसलिए क्योंकि इन्हें चाहिए लाभ और ये अंग्रेजों के अंडर में ज्यादा नहीं रह सकते। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी, हम तो समाजवादी लोग थे, है ना, हमें सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को डेवलप करना था। अब सोशलिज्म की आइडियोलॉजी तो इस प्रॉफिट या लॉस के चक्कर में पड़ती नहीं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से क्या लेना देना, हम तो समाजवादी सबके वेलफेयर की बात करते हैं। ये प्रॉफिट वाले लोग तो इन्हें चाहिए तो प्रॉफिट, जितनी जल्दी अंग्रेज यहाँ से जाएंगे उतनी जल्दी हमारा ट्रेड का रास्ता खुलेगा और हमें सीधा सीधा यहाँ पर व्यापार करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अमेरिकन देखो यहाँ पे भी बड़े खुराफाती थे। अमेरिकन ने बोला कि जब यहाँ से हमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं करने दिया जा रहा है तो अब हम लोग अटलांटिक ओशन के अंदर करेंगे स्मगलिंग, ठीक है। ये स्मगलिंग का कॉन्सेप्ट ही यहीं से शुरू हुआ था, ठीक। जो आप देखते नहीं पुराने डाकू आपको चले जाते थे, स्मगलिंग होती थी, पूरी जहाजों में इधर उधर सप्लाई हुआ करती थी सारी की सारी, ये कॉन्सेप्ट ही यहीं से शुरू हुआ। इन्होंने बोला डायरेक्ट नहीं, अगर आप हमें ट्रेड करने दोगे तो स्मगलिंग का मतलब होता था इलीगल ट्रेड। क्या होता था? इलीगल ट्रेड, कानून से हटकर सरकार की परमिशन के अगेंस्ट में जब ये क्या करते थे, सारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई उठा उठा के एशिया में करते थे, अफ्रीका में करते थे या यूरोप के अन्य नेशन में करते थे। इसी को क्या बोला जाता था? स्मगलिंग, ठीक है। और ये आप फॉरेन पिक्चर्स में बहुत कॉमन देख लोगे, किसी भी फॉरेन पिक्चर को अगर उठा लोगे एक सीन जरूर दिखाएंगे स्मगलिंग का, वहां पे दिखाते। और वो तो छोड़ो, भारत की टेरिटरी के अंदर जब भी आप इन बाउंड्रीज के ऊपर आते हो ना, ये वाली बाउंड्रीज जो है, इन बाउंड्रीज के ऊपर भी आप देखोगे स्मगलिंग होती है, आज के समय में भी होती है, ठीक है। साउथ की पिक्चरों के अंदर कभी भी आपको सी रूट देखने को मिलेगा तो वहां स्मगलिंग का कहीं ना कहीं ठिकाना बना हुआ दिखता ही दिखता है, ठीक है, चाहे वो फिश की हो, क्योंकि फिश भारत का सबसे बड़ा व्यापार माना जाता है, ठीक है। फिश को भारत का सबसे बड़ा व्यापार माना जाता है, तो क्या करा जाता है, फिश को इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा जाता है, इलीगल तरीके से बहुत किया जाता है। तो ये एक तरीका होता है कि जहाज या फिर सी रूट से निकल जाओ तो ज्यादा सरकार ध्यान देती नहीं है और कोई हमारे ऊपर ड्रोन लगा के बैठा नहीं है सी रूट के ऊपर, ठीक है। तो ये लोग जहाजों से और समुद्र के रास्तों से निकल जाते हैं स्मगलिंग करते हुए, ये होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता था, स्मगलिंग करना लोगों ने यहाँ के शुरू कर दी और यही जो स्मगलिंग गैंग बनता चला गया ना, आगे इन्होंने भी बोला कब तक इलीगल ट्रेड करेंगे, हमें हमारे अधिकार चाहिए और हम अपने अधिकारों के माध्यम से, क्योंकि इनके ऊपर भी जब सरकार को पता चलेगा तो प्रेशर बनाएगी, इनके ऊपर भी तो अत्याचार होंगे, इनको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ऐसे लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए जिन ग्रुप्स ने आगे चल के अमेरिका को आजादी दिलाने का कार्य किया, ठीक है। तो आई थिंक आपको बेस तो समझ आ गया होगा कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के पीछे एक बड़ा बेस क्या है। अगर हम बेस की बात करें तो 3 चीजें हमने पढ़ी यहाँ पे। एक सोसाइटी की बात करी, वहां का समाज कैसा होता था, हमने वहां के धर्म की बात करी और बची कुछ चीज हमने यहाँ पे अर्थव्यवस्था में देखी, ठीक है। तो वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस तरीके की अर्थव्यवस्था को भी देख लिया। ये 3 चीजें किसी भी क्रांति या किसी भी सेशन में आपको पढ़ना जरूरी होती है। वहां से आपको ये समझ आ जाता है कि बैकग्राउंड ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री है क्या, ठीक है। तो अब यहाँ का बैकग्राउंड आपको समझ आ गया कि ये बैकग्राउंड है। चलो अब इससे अगेंस्ट में यहाँ पर ये लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब अमेरिका की क्रांति समय काल देख लीजिए। समय काल की बात करें तो 1765 से लेकर 1783 का समय काल माना जाता है और 65 से 83 बस इतना सही समय है इस पूरी क्रांति का और इसी समय में इनकी आजादी भी मानी जाती है, ठीक है। तो ये इलाका पूरा का पूरा जो अमेरिका का हम लोग पढ़ रहे हैं, इस अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा अच्छे से। साउथ अमेरिका का डिस्कशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। साउथ अमेरिका का डिस्कशन नहीं है। 13 कॉलोनीज जो नॉर्थ अमेरिका की हैं उनके यूनाइटेड होने की कहानी है, उनके स्वतंत्र होने की कहानी है या उनको आजादी मिलने की किसी भी तरीके की उस तरीके की कहानी है और कैसे वहां का संविधान स्थापित हुआ उसकी एक कहानी, ठीक है। क्योंकि दुनिया का सबसे पहले लोकतांत्रिक देश अगर किसी को माना गया तो किसको माना गया? यूएसए को ही माना गया, ठीक है। और सबसे पहला देश जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना संविधान भी बनाता है, वहां पे गवर्नमेंट उस तरीके की बैठती, वो भी यूएसए ही था, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये क्रांति का पूरा उदय हो, ठीक। ये 13 स्टेट्स है, जो ओरिजिनल 13 स्टेट्स या कॉलोनीज मानी जाती थी अमेरिका की। उन 13 कॉलोनीज के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 13 की 13 कॉलोनीज के नाम सबके याद करने पड़े, रटने पड़े, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। रफली बस आप इसको 1-2 बार देख लेना तो दिमाग के अंदर 5-6 कंट्री के नाम तो अपने दिमाग में 5-6 स्टेट्स के नाम अपने आप बैठ जाएंगे, ठीक है। तो बस 4-5 बार अगर आप इसको देख लोगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे न्यूयॉर्क है, ठीक है, और न्यूयॉर्क के अलावा जॉर्जिया का इलाका है, ये थोड़ा
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है, ठीक है। रोड आइलैंड का इलाका जो था उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है। तो 3-4 इलाके यहाँ पे हैं, न्यू हैम्पशायर है यहाँ पे, ठीक है, पेंसिल्वानिया है नीचे, ये 5-6 इलाके हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अदरवाइज 13 के 13 कॉलोनीज याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, इतना टेंशन मत लेना, ठीक। आगे चलिए देखते हैं अब अमेरिका के अंदर किस तरीके से इस क्रांति की शुरुआत हुई और कैसे ये क्रांति आगे चल के फ्रीडम में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यहाँ बात शुरू करते हैं नेटिव अमेरिकन से और आउटसाइडर्स से। जहां हमने क्लास शुरू ही किया था, हमने बात की थी कि नेटिव अमेरिकन और आउटसाइडर्स अगर बात करें तो आउटसाइडर यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? जो सारे के सारे प्रोटेस्टेंट लोग आए थे या फिर अदर कंट्रीज से लोग किसमें एंटर किए थे? अमेरिका के अंदर एंटर किए थे, क्योंकि यहाँ के लोगों को फ्रीडम ज्यादा थी, ठीक है। और ये तो हमारे नेटिव अमेरिकन ही हो गए, जो अमेरिकन पहले से ही जन्मजात ही माना जाता है अमेरिका के अंदर रहा करते थे। इस दो तरीके के समुदाय में एक बड़ा विभाजन था। जब ये दो समुदाय लिखे जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए 70-30-60-40 का रेशियो था अप्रॉक्स, ठीक है। तो एक बड़ा रेशियो है कि यहाँ पे इनके अपोजिशन में भी बहुत सारे लोग खड़े होंगे नेटिव अमेरिकन से, ठीक है। उसके बाद में पैट्रियोट्स, कैसे कैसे ग्रुप क्रिएट होते चले गए उसकी बात कर ले। इन्हीं दो लोगों में से कई सारे ग्रुप क्रिएट हो गए, ठीक है, जिसमें पैट्रियोट्स और फ्रेंच पावर्स एक तरफ माना जाता है वर्सेस इंग्लैंड और लॉयल्स दूसरी तरफ माना जाता है। अब इस बात को समझ लो। इस बात को अगर मैं बताऊं आपको तो पैट्रियोट्स वो लोग थे जो देशभक्त कहलाए इस समय में, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया होगा, ठीक है। कौन? पैट्रियोट्स हो गए वो, ठीक है, देशभक्त लोग। और इनका साथ कौन दे रहा था? फ्रांस की पावर दे रही थी। तो एक तरफ फ्रांस की पावर और देशभक्त लोग हो गए। फ्रांस की पावर ही तो साथ दे रही थी। लुई 16 याद होगा आपको, जो आके अपना सारा पैसा 13 कॉलोनीज को एक करने में बर्बाद कर गए थे, जिसकी वजह से फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया, है ना। तो ये एक तरफ मिलके अपना पूरा का पूरा देश को आजाद कराने के प्रयासों में लगे हुए। दूसरी तरफ चले आते हैं हम लोग तो इधर इंग्लैंड है जो इनके ऊपर रूल कर रहा था, प्लस इंग्लैंड के कुछ चाटुकार लोग थे, ठीक है, जिनको लॉयर्स का नाम दिया जाता था, ठीक है, वफादार, मतलब हिंदी में बोला जाए तो वफादार। किसके वफादार? अंग्रेजों के वफादार, ठीक है। तो एक तरफ ये ग्रुप है और एक तरफ ये ग्रुप है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई चल रही है पूरी की पूरी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ये तो कॉलोनियल हिस्ट्री मैंने बताई थी आपको क्या है, कोलंबस किस तरीके से आया और उसने आगे किस तरीके से पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर 1494 तक अपना पूरा ट्रेड रूट क्रिएट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद में ट्रेड रूट जो है बेसिकली क्या क्या यहाँ पर इस समय में मिला जब ये लोग यहाँ पे अमेरिका के अंदर पहुंचे, ठीक है। मर्केंटिलिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वाणिज्यवाद, ठीक है, वाणिज्यवाद की हम लोग ने बात की थी। वाणिज्यवाद का सिद्धांत ओपन हो गया इन लोगों के लिए, व्यापार का रूट खुल गया और व्यापार के रूट पे इन्होंने क्या क्या पाया यहाँ से? टोबैको, इंडिगो, कॉटन और शुगर। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे थे। वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इनको किस समय में मिले, उन प्रोडक्ट्स की यहाँ पे चर्चा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। टोबैको, इंडिगो, कॉटन और शुगर, ये 4 यहाँ पर इस तरीके के गुड्स या प्रोडक्ट यहाँ पे पाए जाते थे, जिनका यहाँ पे चर्चा के तौर पर नाम लिया जाता है, ठीक है। तो ट्रेड रूट यहाँ पे इस तरीके से खोला जिस तरीके से इन्होंने, और ट्रेड रूट के माध्यम से ये 4 तरीके के प्रोडक्ट्स की सप्लाई हुआ करती थी। अभी जो ऊपर हम बात कर रहे थे ना, ये ट्रेड करते थे अमेरिका से, कहां जाता था? अफ्रीका, अफ्रीका से एशिया, तो इन्हीं प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में अमेरिका की क्रांति के पीछे कारणों की अगर समीक्षा करें तो कारणों की समीक्षा में अभी मैंने आपको एक कारण तो बताया कि वहां का सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी कारण था वो एक बना। जैसे क्रिश्चियनिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और ज्यादातर लोग कैथोलिक को फॉलो करते हुए अमेरिका के अंदर जाके बस, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर चर्च का रूल था, जिससे लोगों ने माइग्रेट कर किधर चले आए? अमेरिका की तरफ चले आए और अमेरिका की तरफ रहना शुरू कर दिया। राजनीतिक कारणों की बात करें तो राजनीतिक कारणों में अगर हम देखें, अमेरिका के अंदर किसी भी तरीके की कोई एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी, ठीक, क्योंकि कैसा था? कैपिटलिस्ट था ना। हम अभी तो कह रहे थे पूंजीवादी देश, पूंजीवादी देश में अगर एब्सोल्यूट मोनार्की होगी तो ट्रेड या व्यापार करने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कैसी मोनार्की थी? किसी भी तरीके की मोनार्की नहीं थी, मतलब एक तरीके से फ्री सारे के सारे राज्य हुआ करते थे, कोई एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किसने किया था? क्या? ब्रिटिश ने, ठीक। भारत के अंदर तो मोनार्की थी ना जब अंग्रेज आए थे, हमारे यहाँ तो मोनार्की थी ना जब अंग्रेज आए थे, और अंग्रेजों ने मुगलों के समय आके शासन शुरू किया था। उन्होंने मुगलों के राज्य को धीरे धीरे समाप्त करके कन्वर्ट किया और फिर वो लोग हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव लेके आए थे।
लेकिन वहां पे तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी किसी एम्पायर को समाप्त करने की, ना किसी एम्पायर से लड़ने की। वहां छोटे छोटे राज्य अपने आप में स्वतंत्र तरीके से रहा करते थे और वहां पे कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता था। तो मोनार्की का सवाल ही नहीं था वहां पे। तो मोनार्की ना होने की वजह से इन्होंने क्या करा, वहां पर अपॉइंट कर दिया अपना लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायिका को वहां पर लागू कर दिया गया। और अंग्रेज अब कानून अपने हिसाब से बनाते थे और उन्हीं कानूनों को वहां पे चलाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर भी अपॉइंट किया गया क्राउन के द्वारा। जैसे भारत में गवर्नर जनरल्स आते थे, वाइसराय आते थे, वैसे अमेरिका में भी जाते थे, कुछ अलग नहीं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अमेरिकन बाय ब्रिटिश। ठीक है, यहाँ पर अमेरिकन के रिप्रेजेंटेटिव जो भी क्रिएट किए जाते थे, उनको जो भी चुना जाता था, वो कौन चुनता था? ब्रिटिश चुनता था। मान लो अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई अगर व्यक्ति यहाँ पर रूल करेगा, अगर कोई रहेगा, किसी का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा ब्रिटेन का, तो वो कौन चुनेगा? अमेरिका का, तो वो कौन चुनेगा? ब्रिटेन चुनेगा। न्यूयॉर्क में अगर कोई हेड रहेगा तो वो कौन चुनेगा? ब्रिटेन चुनेगा। तो ब्रिटेन पॉलिटिकल हेड को चुनने का कार्य किया करता था। जैसे भारत में नवाब चुनने लगे थे ये लोग, निजामों को चुनने लगे थे ये लोग, खुद ही तो चुनने लगे थे, तो ये चुनने का कार्य भी ये लोग वहां पे अमेरिका में किया करते थे। ठीक है, तो ये कारण है कुछ जिसकी वजह से आप समझ सकते हो कि राजनीतिक कारण कई सारे हैं जो यहाँ पर एक बड़ी क्रांति आपको देखने को मिली। ठीक है, आर्थिक कारणों की बात करें, फिर से एक बार देख लेते हैं। अमेरिका से ब्रिटेन और ब्रिटेन से अफ्रीका का ट्रेड। ठीक है, मतलब अमेरिका का ट्रेड तो सीधे अफ्रीका को मिलना चाहिए था ना। अमेरिका सीधा जाता, व्यापार किससे करता? अफ्रीका से करता। अमेरिका सीधा जाता, व्यापार किससे करता? एशिया से करता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अमेरिका पहले ब्रिटेन को देगा सारी गुड्स और फिर ब्रिटेन अपने हिसाब से उनको इधर उधर ट्रांसफर किया करेगी और उसमें वो अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो ये 1651 में अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे चले, जैसे हमने बोला 16, 17 और 18, ये 3 शताब्दियों तक अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करके रखा था। ठीक है, यहाँ पर एक रूल बना था, जो कानून इस समय में बना था, वो कानून ये था 1651 में कि जो अमेरिकन हैं, वो अमेरिकन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शिप को ही यूज कर सकते हैं, वो अपनी शिप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अपनी शिप यूज करेंगे तो अपने हिसाब से कारोबार कर सकते हैं, व्यापार अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपनी शिप यूज करेंगे तो अपना कैप्टन होगा शिप के अंदर और वो अपने तरीके से व्यापार करेगा। ठीक है, अब अगर अमेरिका ब्रिटेन अगर यहाँ पर अमेरिका को अपनी शिप देगा तो उसके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटेन का हुआ करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने कानून बना दिया था 1651 में कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर कौन सी शिप यूज होंगी? ब्रिटिश की शिप यूज हुआ करेंगे। 1660 के ऊपर आते हैं, शुगर, कॉटन, इंडिगो, टबैको, ये जो भी हैं, ये सीधा सीधा कहाँ जाया करेंगे? सीधा ब्रिटिश में। इसको लेके भी एक कानून बना दिया गया, प्रॉपर कानून था। ऐसा नहीं है किसी भी तरीके से कि ये लोग सिर्फ मनमानी चला रहे हो। अंग्रेजों ने ये कानून बना दिया था यहाँ पे कि इन चारों चीजों का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो एक्सपोर्ट सीधा कहाँ पे आया करेगा? ब्रिटेन में आया करेगा। ठीक है, 1663 के अंदर एक और कानून बना, ऑल रेस्ट टू 13 कॉलोनीज वाया इंग्लैंड। 13 कॉलोनीज का जितना भी सारा का सारा ट्रेड होगा वो इंग्लैंड से होकर ही जाया करेगा। कुछ ऐसा ही कानून है। अगर ये 4 वस्तुएं थी यहाँ पे, अब यहाँ इन्होंने क्या बोल दिया? जितनी भी वस्तुएं हैं, इन चारों के अलावा भी जितनी वस्तुएं वो सब भी सारी कैसे जाया करेंगी? इंग्लैंड होके ही जाया करेंगे। इसी ने क्रिएट किया गया था स्मगलिंग। हमने बात की थी ना कि स्मगलिंग इसी सब की वजह से क्रिएट हो गई होगी। ये सारी की सारी बातें, एक सदी गुजर गई पूरी की पूरी, 100 साल लगभग गुजर गए, अमेरिकन इसी सब में रहते रहे। लेकिन 1763 के अंदर ये बात और गंभीर हो गई जब इन सारे लॉज को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया। अब स्ट्रिक्ट बनाने का मतलब क्या है? जो लोग इलीगल तरीके से स्मगलिंग वगैरह किया करते थे उनके ऊपर दबाव बनाया गया होगा, प्रेशर बनाया होगा, उनको रोकने का कार्य किया होगा। तो क्या हुआ? यहीं से कहानी खराब हो गई और यहीं से वॉर क्रिएट होना शुरू हो गई। ठीक है, तो हमें ये पूरी श्रृंखला तो समझ आ गई कि किस तरीके से यहाँ पर आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, जो यहाँ पर एक बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को आपको मिला होगा। ठीक है, इसके बाद में वैचारिक कारणों की बात करेंगे। अमेरिका की क्रांति की तो वैचारिक कारण तो हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, बौद्धिक विचारधारा, है ना। हम लोग बात करें ना, कई सारे फिलोसफर्स आते थे, टाइम टू टाइम बताते रहते थे ये आपके साथ ये गलत हो रहा है। तो यहाँ पे भी कई सारे थिंकर्स हैं, जिन थिंकर्स ने आगे यहाँ पे बात करी प्रोग्रेसिव थिंकिंग की, लिबरलिज्म की, उदारवाद की, और अमेरिका से आजादी की बात करने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने ही रिपब्लिकन का आइडिया दिया। ठीक है, गणतंत्र क्या है इन्होंने समझाने की कोशिश करी। इन्होंने प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी के अधिकार क्या होते हैं वो समझाने की कोशिश करी, लिबरलिज्म क्या होता है या उदारवाद क्या होता है ये सब समझाने की कोशिश करी। एक आम आदमी के मन में ये सब बातें स्वतः आना लगभग इम्पॉसिबल है, तो थिंकर्स आते थे, फिलोसफर्स आते थे, वो ये सब बातें लोगों के मन में डाला करते थे। ठीक है, इनमें ये नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग पीछे भी कुछ को देख चुके हो और यहाँ पे भी देख लीजिए, जिसमें जॉन लॉक है, इमैनुअल कैंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जब आप फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो या अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हो। ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट में इनकी पूरी थ्योरीज लिखी हुई हैं, वहाँ थ्योरीज आती हैं, है ना। तो जिन लोगों ने भी हिंदी साहित्य के अलावा अगर कोई भी ऑप्शनल लिया होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी साहित्य में भी पढ़ना पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये विदेशी थिंकर्स या फॉरेन फिलोसफर्स को पढ़ना रहता है। और एक चीज़ और, हिंदी साहित्य में आप अपने माइंड को इतना ग्रो या डेवलप नहीं कर पाओगे जितना आप इन थिंकर्स को पढ़ के कर लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ के थिंकर्स को डाउनग्रेड कर रहा हूँ या थोड़ा कम दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एक छोटे से भारत की दार्शनिक विचारधारा के अलावा पूरे दुनिया की दार्शनिक विचारधारा को पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियस ही बात पता है कि ज्यादा विकास किसमें होगा आपका, जब दुनिया के दार्शनिक विचारधारा को पढ़ोगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल ऐसे ही चूज करना, जिसने भी चूज नहीं किया है वो ऐसा चूज करना, एक तो आपको जीएस में मदद कर दे। ठीक, हिंदी साहित्य आपकी जीएस में कोई मदद नहीं करता किसी भी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल मदद नहीं करता। और ये सब बातें कहने की होती हैं कि हम कर लेंगे, है ना, देखा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा या बचपन से कमांड नहीं है हिंदी साहित्य या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स की, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं जिन पे अगर आपकी कमांड नहीं है तो आप मत लेना बिल्कुल भी। ये देख के बिल्कुल मत ले लेना स्कोर अच्छा आ जाता है, नंबर अच्छे मिल जाते हैं हिंदी साहित्य में, उनको मिलते हैं जिनकी कमांड होती है, सबको नहीं मिलते, है ना। तो ये सब देख के बिल्कुल भी ऑप्शनल अपना ऑप्ट मत करना। अगर ऑप्शनल आप लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो 3-4 फैक्टर होते हैं ऑप्शनल को ऑप्ट करने के, ये ऑप्शनल कैसे अपना चूज करो। करना तो है, यहाँ जितने बैठे हो सबको ऑप्शनल तो देना ही है ना, ऐसा थोड़ी ऑप्शनल से बच जाओ, सबको देना ऑप्शनल कोई ना कोई सब्जेक्ट अपना। ठीक, और जिसको ऑप्शनल भी नहीं पता बगल में क्लास चल रही है, ठीक है, वैसे ठीक, वहाँ जाके बैठ सकते हो। तो ऑप्शनल बेसिकली ऐसा चूज करना जो आपको जीएस में सहायता दे। जीएस 1, 2, 3, 4 4 जीएस हैं, इन चारों जीएस में से कहीं ना कहीं आपकी मदद कर दे। या तो आपको हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर ले लो, ठीक है, इस तरीके के ऑप्शनल लोगे तो पूरे जीएस में आपकी सहायता मिलती है पूरा। जैसे अगर आपको जीएस 1 में बहुत अच्छी मदद लेनी है तो आप हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, है ना। तो जीएस 1 का लगभग ब्रॉड सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। हिस्ट्री लेने से फायदा ये होता है कि हिस्ट्री लेने से हिस्ट्री ही तो तैयार होती है, साथ साथ में आपका इंडियन सोसाइटी तैयार हो जाती है, इंटरनल सिक्योरिटी तैयार हो जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के आईआर तैयार हो जाता है, तो कई सारे टॉपिक्स इसके साथ में कवर हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो कई सारी ऐसी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री लेना, अगर मैं हिस्ट्री का हूँ तो ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि हिस्ट्री लेके बैठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो मन में आए वो लेना, लेकिन ये ध्यान जरूर रखना कि आपको जीएस आपके मदद करे जब भी कोई ऑप्शनल पढ़ो। अब ये थिंकर्स अगर आप वहां पे पढ़ोगे तो ये थिंकर्स हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लिखने को आ गया अमेरिका की क्रांति के बारे में बताइए, तो अमेरिका की क्रांति के बारे में अगर आपने एक पॉइंट वहां पे लिख दिया कि दार्शनिक विचारधारा ने एक बहुत बड़ा हेल्प क्रिएट की थी वहां पे, और दार्शनिक विचारधारा में आपने इमैनुअल कांट का नाम लिख दिया, इमैनुअल कांट के बारे में थोड़ा सा बता दिया, ये आप कहाँ सीखते अगर आपने ऑप्शनल में पढ़ा होता, तब वो कहाँ मदद आ जाती है आपको, जीएस में मदद आ जाती है ना। तो ये मदद करता है, काफी ज्यादा सहायता मिल जाती है आपको उससे। तो ऐसे ऑप्शनल चूज करना, क्योंकि ये थिंकर्स पढ़ के आपका दिमाग भी ओपन होता है, बहुत सारे आइडियोलॉजिकल फिलोसफिकल चीजें आपके दिमाग में आती हैं जिससे आप इंटरव्यू भी फेस करने में सहायता मिलती है, और साथ ही साथ में मेंस के कई सारे आंसर लिखने में वहां पे भी फायदा आपको मिलता है। ठीक, फिलहाल ऐसे बहुत सारे थिंकर्स थे, इमैनुअल कैंट के अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के ही थे, और अमेरिका की क्रांति को सबसे पहले जन्म देने वाले व्यक्ति भी हैं। 1750 में सबसे पहले बीज इन्होंने ही बोया था। इन्होंने 7 कॉलोनीज को इकट्ठा कर लिया था। कितनी कॉलोनी वैसे 13, है ना, इन्होंने कितनी इकट्ठी कर ली 7, और 7 1750 में इकट्ठी करके सबको बोला कि चलो हम लोग संघर्ष करना शुरू करते हैं ब्रिटेन के अगेंस्ट में। सबसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी कि चलो इकट्ठा करके ब्रिटेन के अगेंस्ट में आंदोलन किया जाए, लेकिन कॉलोनीज ने मना कर दिया उस समय। उन्होंने बोला नहीं, हम इस संघर्ष में अभी नहीं पड़ेंगे, हम नहीं चाहते अभी ब्रिटेन हमें आजाद करे। कौन सा देश खुद नहीं चाहेगा कि हमें दूसरा आजाद करके जाए, लेकिन यहाँ की कॉलोनीज ने बोल दिया आप हमें अभी आजादी हमें नहीं चाहिए, मत करो। कारण हो सकता है, कुछ कोई कारण हो सकता है, बताओ ऐसा क्यों कह रहे हो? कारण मैं बता रहा हूँ, आपको कैसे पता होगा जब आपने पढ़ाई नहीं, है ना, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक शक्ति है फ्रेंच, ठीक है, फ्रांसीसी शक्ति, और फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। ये कहानी तो आपने
सुनी है कहाँ पे? भारत के अंदर। कुछ नई कहानी तो नहीं है। एंग्लो, जब हम कर्नेटिक वॉर्स पढ़ते थे तो उसमें एंग्लो फ्रेंच वॉर्स पढ़ते थे ना, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर के अंदर हम इस समय को जानते हैं कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, ठीक है। और वो संघर्ष का मतलब था, जब हम लोग तीसरा वाला कर्नाटिक वॉर पढ़ रहे थे तो तीसरे कर्नाटिक वॉर में आया था, कारण क्या था तीसरे कर्नाटिक वॉर का? 7 years वॉर ऑफ यूरोप, ठीक है। 7 वर्षीय संघर्ष जो यूरोप में चल रहा है वो भारत के अंदर तीसरे कर्नाटिक वॉर का कारण था। जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, जब मैंने आपको एंग्लो फ्रेंच वॉर्स पढ़ाए थे, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पढ़ाए थे, ये संघर्ष सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नहीं था, ये संघर्ष इस समय अमेरिका में भी चल रहा था। अब समय देखो 1750, और 1750 में अगर यहाँ की 7 कॉलोनीज मान जाती कि ब्रिटेन के अगेंस्ट में संघर्ष करेंगे तो शायद ब्रिटेन से तो ये लोग बच जाते, लेकिन इनके ऊपर हावी कौन हो जाता? फ्रांस हो जाते, आजाद नहीं हो पाते, अभी भी दूसरी शक्ति आ जाती। तो इस समय अमेरिकन्स ने अकल से काम लिया और उन्होंने बोला नहीं, हम अंग्रेजों के खिलाफ अभी संघर्ष नहीं करेंगे, ठीक है, वरना फ्रांसीसी इनके ऊपर रूल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे थॉमस पेने अमेरिका के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक विचारधारा लोगों के अंदर डेवलप की थी कि भाई जिस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी होती है, समाज के जो विकास की थ्योरी होती है, समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिपब्लिक होना होता है, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं इन्होंने आगे रखा, सामने रखने की कोशिश करी। साथ ही साथ में मॉन्टेस्क्यू को तो आप जानते हैं, पीछे हम लोग इनकी बात किए थे, ठीक है, जब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे, फ्रांस में किस तरीके से इनकी क्रांति का योगदान था। तो ऐसे इन्होंने भी यहाँ पे आके रिपब्लिकन, इंडिपेंडेंस, ऐसे आइडियाज को सामने रखा, ठीक है। राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। तो जब ये सब बातें लोगों को पता चली तो ये क्रांतिकारी वैचारिक कारण जो है एक कारण बने जिससे अमेरिका के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। 3 कारण पढ़े हम लोगों ने। सबसे पहले राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण पढ़ लिए, उसके बाद हमने आर्थिक कारण पढ़ लिए, और अब हमने ये देख लिया कि यहाँ पे वैचारिक कारण भी कुछ थे जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर यहाँ पर क्रांति हुई, ठीक है। चलिए, जब हम लोग कारण पढ़ लेते हैं तो कारण पढ़ने के बाद में कहाँ आ जाते हैं? इवेंट्स पे आ जाते हैं, है ना। इवेंट्स मतलब समय रेखा जो भी है उसकी, उन श्रृंखलाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले इस पे आए तो पुरानी चीजें मेंशन कर लो, लिख लो इसके बारे में। अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति में जब आप समय लिखोगे तो समय यही मेंशन करना 1762 से 1783, ठीक है। 1765 से 1783 का ही समय लिखिएगा, ठीक है। अमेरिका की क्रांति में बेसिक चीजें जो भी हैं वो सब आपको पता है, मैंने लिखा दिया आपको। बस ये करो, ये बस एक टाइमलाइन यहाँ पे मेंशन कर लो जिससे आपको समझ आ जाएगा। 2 चीजें भी मैंने आपको वहां दिखाई थी कि अमेरिका के अंदर उस समय माहौल क्या था, ठीक है, और उस माहौल के हिसाब से क्रांति हुई है। जैसे यहाँ पे लिख लो, ये नेटिव अमेरिकन और आउटसाइडर का इलाका था, मतलब वहां के वास्तविक अमेरिकन और बाहरी लोग। अब ये पता है आपको आउटसाइडर कौन है और नेटिव कौन है, ठीक है। कहानी किस किस की लड़ाई के बीच की है ये भी लिख लीजिए। देशभक्त और फ्रांस पावर एक तरफ है वर्सेस इंग्लैंड और वफादार लोग एक तरफ। एक दिन कोई मुझसे पूछ रहा था क्लास के अंदर, सर ये बताइए कि अगर हम लोग इंग्लिश को यूज कर लें, है ना, कोई पूछ रहा था ना, चंदन आपने पूछा था शायद, कोई इंग्लिश को अगर हम यूज कर लें हिंदी में तो क्या कटेगा तुम्हें? एक जगह है बस जहाँ नहीं कटता है, सिर्फ और सिर्फ वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास के सब्जेक्ट को अगर आप लिखना शुरू करते हो, वहाँ पे अगर आपने कुछ अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग कर लिया, जैसे यहाँ के वर्ड को पैट्रियोट बोला जाता है, ठीक है, ये तो हमने अपनी भाषा में देशभक्त बोल दिया, लेकिन वहां पे अगर आप पैट्रियोटी लिख के चले आओगे ना तो इसको वो काटेगा नहीं, इसको वो सही मान लेगा। यहाँ अगर आप लॉयल लिख के आओगे ना तो वो लॉयल को भी सही मान लेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप कोशिश ये करना कि लॉयल को आप ऐसे ही लिखो, ठीक है, ऐसे ही लिखो, कोशिश ये करना, ठीक। अगर आप लॉयल को इस तरीके से लिखोगे कि है तो अंग्रेजी भाषा लेकिन उसको हमने हिंदी में लिख दिया, तब भी आपको थोड़ा बहुत वहां पे चांस कम हो जाएगा कि काटने का चांसेस, ठीक है। तो ऐसी चीजें लिख देना, क्योंकि वहां की भाषाओं में यही वर्ड चला करते हैं, और यूरोप की क्रांति में जो शब्द लिखे हुए हैं उन शब्दों को या अमेरिका की क्रांति के शब्दों को ही हम लोग पकड़ के पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वहां आपको ऐसे ही शब्द मिलेंगे। इसके बाद देखिए
कॉलोनियल हिस्ट्री अमेरिका की क्या थी, अमेरिका के अंदर उस समय में यहाँ पे कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में लिखा ना, कोलंबस कैसे वेस्ट इंडीज आया, फिर वेस्ट इंडीज से अमेरिका गया, 1494 तक उसने व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ट्रेड रूट यहाँ पे एक ओपन हो गया था। ठीक है, व्यापार का मार्ग यहाँ पर एक ओपन हो गया था, और व्यापार के मार्ग के तौर पर इन्हें अमेरिका के अंदर जो वाणिज्यवाद मिला, अमेरिका के अंदर जो वाणिज्यवाद मिला, उस अमेरिका के वाणिज्यवाद में टोबैको, इंडिगो, कॉटन और शुगर, ये 4 तरीके की चीजें यहाँ पे देखने को मिली। टोबैको मतलब तंबाकू की बात हो रही है, इंडिगो मतलब नील की बात हो रही है, कॉटन मतलब कपास की बात हो रही है, और शुगर यहाँ पे चीनी की बात हो रही है। ठीक है, देखिए। ठीक, इसके बाद में अमेरिका की क्रांति के कारण हेडिंग डाल लो, और कारण के अंदर ये सब चीजें लिख लो। सोशल कल्चर वजह, सबसे पहले सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, सबसे पहले सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में सबसे पहले धर्म लिखना, धर्म के आगे डैश लगा के लिख लेना क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को 2 तरीके से क्लासिफाई कर देना। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, बस आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे सिर्फ इतना लिख सकते हो आप कि यहाँ पे जब प्रोटेस्टेंट की बात हो रही है तो चर्च की बात हो रही है। ठीक है, और चर्च का मतलब यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स की बात हो रही है। ठीक, इस बात को बस मेंशन कर लेना, बाकी आपको समझ आ जाएगा। अमेरिका में ज्यादातर लोग कौन होते हैं, कैथोलिक वाले थे, जो फ्री विचारधारा के या फ्री आइडियोलॉजी के लोग हुआ करते हैं। ठीक है, हाँ, फ्री आइडियोलॉजी मतलब जितना दूसरों के साथ में एक आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म को भी फॉलो करते हैं, अपने आप में काफी खुले विचारों के होते हैं, तो वो सबके होते हैं। ऑर्थोडॉक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा कट्टर विचारधारा के लोग होते हैं, जो किसी भी तरीके की अपने धर्म के अगेंस्ट में किसी भी तरीके की कोई भी ओपननेस बर्दाश्त नहीं करते, उस विचारधारा के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में राजनीतिक कारण लिख लेंगे। राजनीतिक कारणों के अंदर सबसे पहले तो ये लिख लो, किसी भी तरीके की कोई एब्सोल्यूट मोनार्की अमेरिका में नहीं थी। ठीक है, मतलब राजशाही अमेरिका में नहीं थी। ठीक, वहां की विधायिका कार्यपालिका को नियुक्त कौन करता था, ब्रिटेन। ठीक, जो है आपकी न्यायपालिका भी देखने को नहीं मिलेगी, न्यायपालिका को आगे देखेंगे आप, लेकिन यहाँ पे भी विधायिका और कार्यपालिका की नियुक्ति ब्रिटिशर्स के द्वारा की जाती है। गवर्नर कौन अपॉइंट करता था, महाराज या महारानी, जो ब्रिटेन की हुआ करती थी। ठीक है, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव या फिर आप कह सकते हो जो भी हेड ऑफ द अमेरिका होता था, उसको भी नियुक्त कौन करता था, ब्रिटिश ही किया करता था। आइए ना, बोलो देखो, एक ही से दोनों एक कैसे चलना है, हमारे अरे कहने के चक्कर में ये बंद हो गया तो ठीक है। देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो हैं, देख रहे हो, एक जगह नहीं बैठ मिल रहा तुम लोग, तो पूरे क्लास में बैठे क्यों इतने फैल के, सब लोग एक तरफ आके बैठ जाओ तो पंगा चल जाएगा एक तरफ, वरना सभी बंद कर दे रहा हूँ। वो इसी से चला था, खराब हो गया वो, जब लाइट आएगी तब सही हो। ठीक है, ये लिख लिया, हो गई। इसके बाद में आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में यहाँ पे ट्रेड वाला, व्यापार वाला लिखा, और कुछ इस तरीके के कानून इस समय में अमेरिका के अंदर चला करते थे जो ब्रिटेन ने बनाए हुए थे, उन कानूनों के बारे में भी यहाँ मेंशन कर लो।
हाँ जहाज़ों को लूटना या गलत तरीके से अपने देश से दूसरे देश में अपने प्रोडक्ट्स को ले जाना, दोनों। ठीक है, मतलब स्मगलिंग को बेसिकली अगर आप बोलोगे तो गलत तरीके से या गलत रवैये से व्यापार को करना जो पूरी तरीके से अनैतिक होता है। ठीक है, उस व्यापार को करना, वो व्यापार में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लूटना थोड़ा सा अलग भी है ना, लूटना उतना नहीं कहेंगे। स्मगलिंग का मतलब बेसिकली ये होगा कि यहाँ से चुराया और चुरा के उठा के बाहर देशों में भेज दिया। ठीक है, वो करें। और स्मगलिंग में सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स क्या होते थे, पता ही होगा आप लोग को, है टोबैको, तंबाकू में सब कुछ आ जाता है। वैसे तो माना जाता नशा, है ना, नशा सबसे ज़्यादा इलीगल तरीके से इधर से उधर ले जाया जाता था। ठीक है, जिसमें गांजा, सल्फार ये सब होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें सबसे इलीगल तरीके से इसी का व्यापार होता है, आज भी होता है। और बहुत बड़े बड़े लोग इसको सही करने गए, स्मगलिंग को सही करने में। स्मगलिंग में कम से कम नशे को तो ना प्रमोट किया जाए, नशा ना बढ़ाया जाए। और ऐसे इतने बड़े बड़े लोग जाके खुद नशा करने लगे वहाँ पर, खुद स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो गए जाके, है ना। नशा इतनी गंदी चीज़ होती है कि अगर आप एक बार इसमें घुसे तो खुद भी वैसे ही हो जाओगे। तो बहुत बड़े बड़े लोग इस समय में, कई बड़े नाम हैं जिन्होंने इसको ख़त्म करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में वैसे ही। ठीक है, उस समय पहले आपने केस सुना होगा आर्यन खान का, सुना था ना, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान स्मगलिंग में तो पकड़ा गया था। ठीक है, इसी में नशा वशा, स्मगलिंग, ये सारी चीज़ों में तो पकड़ा गया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना, वो शाहरुख खान एक समय मुहिम चलाते थे स्मगलिंग को ख़त्म करने की। ठीक, और बाद में उनका ही बेटा उसमें पकड़ा। तो ये एक बड़ा क्या कह सकते हो स्कैम है, जिसके अंदर इंसान खुद जाके खुद ही फंस जाता है। ठीक है, 1763 सभी लॉज को और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना दिया गया इन सब के लिए, जिसके बाद में 65 से अब एक आंदोलन शुरू हो गया जो 65 की आज़ादी के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। वैचारिक कारण में थिंकर्स के नाम लिख लेना, बस आइडियोलॉजी, 3 आइडियोलॉजी लिख लेना, उदारवादी, प्रॉपर्टी का अधिकार और तीसरा गणतंत्रवाद। ठीक है, इन 3 चीज़ों को अगर आप यहाँ पर मेंशन करके इन थिंकर्स का नाम यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, बस इतना हो जाएगा। बाकी आप लोग लिख ही लोगे। इतने कम क्यों अटेम्प्ट किए थे शायरा क्वेश्चन, कम क्यों अटेम्प्ट किए? पढ़ा नहीं थे, 100 अटेम्प्ट किए ना, 100 कम अटेम्प्ट किए थे, 50 छोड़ दिए पूरे, ज़्यादा छोड़ दिए। पढ़ाई कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही है, तो वजह से यहाँ भी किसी की भी ठीक नहीं चल रही, वो दिख रहा है। वैसे ही मूड बहुत डिस्टर्ब था। कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना क्वेश्चंस को, कोई भी अगर अटेम्प्ट करो ना, ज़्यादा बढ़ाया करो क्वेश्चन को। ठीक है, अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा किया करो, अटेम्प्ट क्वेश्चन करने से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ना। और एक जब आपके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई होती है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, तो एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं आप माइंडसेट के साथ एग्जाम के अंदर बैठते हो जाके, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट भी होता है कि हाँ चलो ज़्यादा से ज़्यादा करने। दूसरा तब काम आता है जब आपको लगे अब तो फेल होना ही है। ठीक है, पेपर देख लो, रियलाइज हो जाए, पेपर देख के रियलाइज हो जाता है ना कई लोगों को, अरे गए, है ना, होता है ना ऐसा, कई बार ऐसा होता है। और जब आपको लगे कि गए इसके अंदर, तो फिर अंधा लाठी भैंस जो चलाना चलाओ आप पर, तो जितने ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओ उतने अटैम्प्ट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा। जब ये डर सताए कि हाँ फेल हो सकते हैं, है ना, तब किया करो, वरना सेफ जोन फिर अच्छा है। अगर 150 आ रहे हैं, कम से कम 125-30 तो करना ही चाहिए। मेरिट 100 तक चली जा रही है आज के समय में, है ना, तो इतनी मेरिट जाने का मतलब है तो आपको 100 तो करना ही नहीं है, करने कम से कम 130 के आसपास, तब जाके चलो इधर से 20-20 क्वेश्चन अगर गलत भी होगा तब एक चांस बन जाता है कि हाँ चलो सिलेक्शन हो जाए। तो अटेम्प्ट ज़्यादा किया करो, अटेम्प्ट ज़्यादा करने से क्वेश्चंस में आपको एक वरीयता मिल जाती है दूसरे लोगों से। ठीक हो गया, नोट।
कल कोई टेस्ट को लेके कुछ अनाउंस तो नहीं हुआ है अभी तक? उम्मीद है ना हो, देखो होना होता तो अनाउंस तो होता, कभी नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर हुआ भी तो फिर ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट, उसके बाद अच्छा इवेंट्स होना शुरू करो। ठीक है, समय रेखा, ठीक है, समय रेखा के अंदर बात करते हैं कौन सा और जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या क्या इवेंट्स किसके समय में हुए है। इस समय परेशान है अमेरिका के लोग, तो क्या क्या करना शुरू करेंगे। यहाँ सबसे पहले शुरुआत होती है जहाँ से इस वॉर की ही शुरुआत हुई, पूरी पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। ये शुरू होती है 56 से 63 का जो 7 इयर्स वॉर ऑफ यूरोप चला। ठीक है, इसी को तो हम लोग भारत के अंदर बोलते थे ना कि भारत के अंदर एक वॉर क्रिएट हुआ था, जिस वॉर को थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर बोला जाता था। यही वाला था, ठीक है, जो कारण भी बनता है कहीं ना कहीं कि भारत के अंदर इस समय में इस समय में एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स देखने को मिल रहे थे। उन्हीं एंग्लो कर्नाटिक या कर्नाटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर जिस समय में देखने को मिल रहे थे, ये संघर्ष भारत तक खिंच के आया था, जिसने भारत के अंदर फ्रांस पूरी की पूरी पावर को लगभग खत्म कर दिया था, है ना। ये वही समय तो है जब हम लोग 1760 की भी बात करते हैं, जिस समय में बॉन्डी वॉश हो गया था, है ना। और बॉन्डी वॉश के अंदर बोला जाता था ना, वॉश कर दिया इन्होंने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से अंग्रेजों ने, तो फ्रांसीसी यहाँ खत्म हो गए। तो फ्रांसीसियों का अंत भारत में हो गया। यही नहीं हुआ, यहाँ यूरोप के अंदर भी लगभग फ्रांसीसियों की तमाम शक्तियों को समाप्त कर दिया गया दूसरी कंट्रीज में जो ये ट्रेड किया करते थे या व्यापार किया करते। अमेरिका में भी इनके शासन को समाप्त कर दिया गया। 7 इयर्स वॉर 56 से 63 तक चल किसके बीच में रहा है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। इसका नुकसान हो किसको रहा है? अमेरिकन को। किसको हो रहा है? अमेरिकन को। जनता तो भाई अमेरिका की है ना सारी की सारी। जैसे भारत के लोग भर रहे थे, भारत के अंदर आके दो बाहर की शक्तियां लड़ रही हैं, रिसोर्सेज इसके उपयोग किए जा रहे हैं भारत के। तो यही यहाँ पे भी हुआ, जो ये लोग अमेरिका की रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, जिससे यहाँ के लोग लगातार नाराज थे, भड़क गए और उन्होंने एक आंदोलन या फिर इन जो ब्रिटेन शक्ति थी अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करने की बात करी। ठीक है, किंग जॉर्ज थर्ड की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। किंग जॉर्ज थर्ड इस समय में शासक के तौर पर आए थे। कहाँ के शासक हैं? ब्रिटेन के। ठीक है, कहाँ के शासक हैं? ब्रिटेन के। इनका नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि जितने भी इसके बाद में अनपॉपुलर एक्ट्स आए, अनपॉपुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्ट्स अमेरिकन के लिए काफी ज्यादा नुकसान वाले थे। इन सारे के सारे एक्ट्स को किसने लाया था, लागू किया था? किंग जॉर्ज थर्ड ने। किंग जॉर्ज थर्ड इस समय ब्रिटेन के राजा थे और इन्होंने यहाँ अमेरिका के अंदर आके ये सारे के सारे एक्ट लागू किए। एक एक एक्ट समझते चलते हैं जिन एक्ट्स ने यहाँ अमेरिका के अंदर एक बड़ी क्रांति डेवलप करी हो। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे शुगर एक्ट आता है। पहले क्या आता है यहाँ पे? शुगर एक्ट। इन्होंने शुगर के लिए एक एक्ट बनाया जो 1764 में था, जिसके अंदर इन्होंने बोला शुगर सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करी जाएगी इंग्लैंड को। इलीगल तरीके से भी एक्सपोर्ट नहीं होगी, लीगल से तो वैसे ही नहीं होती थी, पहले से ही देख के आए हम लोग, और अब इलीगल तरीके से भी किसी भी तरीके का कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो पर्टिकुलर शुगर के लिए ही अकेला एक एक्ट बना दिया गया। ठीक है, एक एक्ट जो अनपॉपुलर एक्ट अमेरिकन के लिए माना जाता था। ठीक है, क्योंकि अमेरिकन ने क्या करा था, इस समय में सभी तरीके के टैक्स या कर देने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला हम टैक्स कर नहीं देंगे आपको, जो करना करो। ठीक है, कर ही नहीं देंगे। भारत के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पता है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा करने का मतलब ही क्या था? करना देना। तो भारतीयों ने भी बोला हम तुम्हें कर ही नहीं देंगे, जो करना कर लो। ये लोग उस समय बोल रहे हैं हम कोई कर ही नहीं देंगे आपको किसी भी तरीके का। तो यहाँ पे डिनाई करो, और जैसे ही डिनाई करा ये इस बात से नाराज होकर क्या करता है, ऐसे सब तमाम एक्ट लागू कर देता है। जिन एक्ट में अगला एक्ट था क्वार्टरिंग एक्ट। ठीक है, क्वार्टरिंग एक्ट 1764 के अंदर लागू किया जाता है। और इस क्वार्टरिंग एक्ट में जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, ये सोल्जर्स सारे के सारे ब्रिटिश सोल्जर्स हुआ करते थे, और इन ब्रिटिश सोल्जर्स की अपॉइंटमेंट कर दी गई अब अमेरिका के अंदर। अभी ये अमेरिकन सोल्जर को यूज किया करते थे, जैसे भारत के अंदर इंडियन सोल्जर को यूज करते थे ना। 1857 के विद्रोह से पहले सारे सोल्जर्स कौन होते थे? भारतीय होते थे। बाद में 57 के बाद हमने रियलाइज हुआ, अरे नहीं, भारतीय ही सोल्जर भारतीय ही जमीन के ऊपर अगर हमारे लिए काम करेंगे तो कल कोई हमें धोखा दे सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने यहाँ के सोल्जर्स को ले जाने पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे क्वार्टरिंग एक्ट लागू करके सोल्जर्स अपॉइंट कौन से करना शुरू कर दिए? ब्रिटिश। अब वहां पे रोजगार के किसका? अमेरिकन सोल्जर्स का। अमेरिका के लोग जो कुछ नहीं करते थे, व्यापार नहीं करते या कुछ भी नहीं करते थे, वो लोग क्या करते थे? आर्मी ज्वाइन कर लेते थे।
आर्मी ज्वाइन करने के लिए उस समय कोई एग्जाम नहीं निकालना पड़ता था, कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती थी। जो कहता था आर्मी ज्वाइन करनी, आप आर्मी ले लो, ठीक है, ऐसे आर्मी ज्वाइन हुआ करती थी पहले। बस ट्रेनिंग दी जाती थी बाद में, कि ट्रेनिंग का एक तरीका होता था, ठीक है, क्योंकि लोग ज्वाइन ही नहीं करना चाहते थे। उसके बाद में स्टाम्प एक्ट होता था। स्टाम्प एक्ट 1765 के अंदर आया। स्टाम्प एक्ट के अंदर क्या बोला गया, बेसिकली जितने भी यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी डिग्री या एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर वो इसके किसी भी तरीके के कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट, मैरिज वैरिज जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पे ब्रिटेन अपनी जब तक स्टाम्प नहीं लगा देगा उसको लीगल नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या नहीं माना जाएगा, लीगल नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने क्या करा, स्टाम्प एक्ट लाके अपना कानून जबरन थोपना शुरू कर दिया। अब डॉक्यूमेंट्स आप किसी के छीन रहे हो, है ना, कल को आपसे कोई कहते हैं आप ये जो एमजेपी की रोहिलखंड की मोहर लेके घूम रहे हो, ये लीगल, हम नहीं मानते इसको। अब पहले आओ हमारे पास में, आके पहले हमारी मोहर लगाओ, तब जाके माना जाएगा कि तुमने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, है ना। ऐसा है कि नहीं है? पहली बात तो लंबी लंबी लाइनें लगा के तुम वहां पे जाने की कोशिश नहीं करोगे, और उसके बाद में भी जब तुम लंबी सी लाइन लगा के पहुंचो वहां पे और उसे ये पता चल जाए कि ना मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, क्या करोगे भाई? उसके बाद तो कुछ ना कुछ गलत ही होगा ना। तो ये यहाँ पर झेल रहे थे यहाँ के लोग। तो यहाँ के लोग ये सब चीजें बर्दाश्त कर रहे थे स्टाम्प एक्ट के तौर पर। तो स्टाम्प एक्ट यहाँ पे लागू किया गया, जिसके बाद में एक नारा प्रोटेस्ट के तौर पर यहाँ पे क्रिएट किया गया था, जो सन्स ऑफ लिबर्टी के द्वारा शुरू किया गया था। और सन्स ऑफ लिबर्टी ने यहाँ पर बोला नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, वहां का नारा चलता था, ठीक है। वहां जैसे हमारे यहाँ एक नारा चलता था स्वराज, ठीक है, हम स्वराज लेके रहेंगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आजादी के लिए, इस तरीके के नारे चले। वहां पे एक नारा चला नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हम किसी भी तरीके का कोई कर नहीं देंगे जब तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता। वहां के लोगों ने ये नारे देना शुरू कर दिए, और ये नारा देने के लिए सन्स ऑफ लिबर्टी, ये एक संस्था है, वहां की एक संस्था ने इस तरीके के नारे देना शुरू कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाम्प एक्ट आया, इसका बहुत बुरी तरीके से विरोध हुआ, लोगों ने यहाँ पे वायलेंस भी अपनाया, यहाँ पर हर तरीके की हिंसाओं को भी अपनाया, बायकॉट भी करा लगातार, जो भी यहाँ पर गुड्स या प्रोडक्ट्स जो भी ब्रिटेन के होते थे उन सबका बायकॉट, ब्रिटिश के अधिकारियों का बायकॉट, सब बायकॉट करना शुरू कर दिया। इस सबसे नाराज होके डिक्लेरेशन एक्ट आया 1766 का, ठीक है, 1766 का डिक्लेरेशन आया। और डिक्लेरेशन एक्ट के अंदर जब ये बवाल इतना बढ़ गया कि अमेरिकन के बवाल को ब्रिटेन हैंडल नहीं कर पाया, इतनी तेजी से जब ये बवाल बढ़ा, तो इसके अंदर क्या करा गया, सारे एक्ट को वापस ले लिया गया, तुरंत का तुरंत सारे के सारे रिटर्न हो गए, सारे रिटर्न, जिसके अंदर स्टाम्प एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए लोग विरोध कर रहे थे, वापस ले लिया गया। लेकिन अब एक नया कानून बना दिया गया, सारे लॉज या कानून जो भी होंगे, हर कानून कौन डिसाइड करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, सारे कानून कौन बनाया करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। सही हो गलत हो, तुम्हारी राय उसमें हो या ना हो, ये बोल रहे थे हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए, इनने उसका उल्टा कर दिया, ये अपने सारे कानून कहाँ लेके चले गए, ब्रिटेन में, बोले अब सारे कानून ब्रिटेन बनाएगा, ठीक है। ये बेसिकली बोला जाता है, ये राजा की समय की थी, समय किंग जॉर्ज III की, जो इसको बहुत पर्सनल ले गया था। उसको लगा लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मतलब मेरे अगेंस्ट में। उसने ये नहीं समझा, ये नहीं सोचने की कोशिश करी कि कानून का मतलब ब्रिटेन राज्य के अगेंस्ट में होना है, बल्कि पर्टिकुलर राजा के अगेंस्ट में होना नहीं है। वो इसको पर्सनल ले गया, उसको लगा मेरे द्वारा बनाए गए कानून को इन्हें स्वीकार कैसे नहीं किया, और इसको पर्सनली लेते हुए उन्हें क्या करा, सारे अधिकार छीन लिए समय अमेरिकन से, कानून बनाने के, उनके प्रतिनिधित्व के, हर तरीके के अधिकारों को कहाँ पहुंचा दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये एक श्रृंखला है जिसने वहां पर क्रिएट किया होगा कि अब अमेरिका अपनी आजादी की तरफ अग्रसर होगा, ठीक है। तो ये श्रृंखला है वॉर्स की, इवेंट्स की, कहीं ना कहीं ये इवेंट सारे के सारे क्रिएट होते चले गए। कहानी हम लोग ने कहाँ तक पढ़ी, कहानी हम लोग ने पढ़ी 1766 तक, ठीक है। 1766 के बाद में और थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर एक आया टाउनशेड एक्ट, ठीक है। टाउनशेड एक्ट बेसिकली यहाँ पर आया, और यहाँ पर करा क्या गया था, न्यूयॉर्क में एक लेजिस्लेचर बनाया गया था। मैंने बोला था ना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन्होंने देके रखा था हम लोग यहाँ पे अमेरिकन को, ठीक है। तो जब अमेरिकन को ये सारे के सारे लेजिस्लेचर, कानून बनाने के जो अधिकार विधायिका मिली थी, इन्होंने क्या करा, यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर क्या करा, उस लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर दिया। चलो सस्पेंड करना तो ठीक था, लेकिन इन्होंने दुखती रख पे हाथ रख दिया अमेरिकन के, और वो अमेरिकन के दुखती रख पे हाथ दिया था। यहाँ पर इन्होंने टैक्स लगा दिया चाय के ऊपर, टी के ऊपर, ठीक है।
चाय है ना, चाय बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका की क्रांति के पीछे। लोग चाय के लिए मर गए थे, वहाँ ऐसी हालत थी। ठीक है, यहाँ पे चाय का जो नशा भारत के अंदर आया वो अंग्रेजी तो लेके आए थे, और वहाँ पे भी कौन लेके गया, अंग्रेजी लेके गए थे। ठीक है, अमेरिकन अंग्रेज नहीं होते हैं, पहले दिमाग में क्लियर कर लेना। ठीक है, अमेरिकन अंग्रेज नहीं होते, सारे गोरे अंग्रेज नहीं होते, सारे गोरों को देख के अंग्रेज मत बोला करो। ठीक है, कुछ अमेरिकन होते हैं, कुछ फ्रांसीसी होते हैं, कुछ कहीं के होते हैं, कुछ कहीं के होते हैं। अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लोग होते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के लोगों ने, अंग्रेजों ने एक आदत और डलवा दी थी, अमेरिकन सिखाएगी चाय। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स लगना शुरू हुआ किसके ऊपर, चाय के ऊपर। चाय के ऊपर जैसे ही टैक्स लगा, बेसिकली देखो होता क्या था, चाय के बारे में बता दूं मैं आपको। चाय किसी भी तरीके से यहाँ पर अमेरिका के अंदर बनने वाला प्रोडक्ट नहीं था। चाय जो होता था वो इंपोर्ट किया करते थे अमेरिकन। ठीक, अमेरिकन क्या करते थे, चाय इंपोर्ट करते थे। चाय कहाँ से आती थी, अफ्रीका से, भारत से, या फिर दूसरे कंट्री से चाय आया करती थी अमेरिका के लिए। ठीक है, अब चाय की इतनी बुरी आदी हो गए थे यहाँ के लोग कि चाय को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी कानून बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। देखो पीछे स्टाम्प एक्ट बर्दाश्त किया, विरोध करके चलो हट गया, कोई बात नहीं है। उसके बाद टाउनशेड एक्ट जैसे ही आया, टाउनशेड एक्ट के अंदर जैसे ही चाय को लेकर बवाल शुरू हुआ, ये लोग सारे के सारे उतर आए रोड के ऊपर। ठीक, रोड के ऊपर आए, आंदोलन ही नहीं किया और बोले अब जहां जहां से चाय आती है ना पिएंगे ना पीने देंगे। ठीक है, अगर हम नहीं पिएंगे तो अब यहाँ पे अंग्रेज भी नहीं पिएंगे, अंग्रेज भी तो रह रहे हैं यहाँ पे, उधर के लोग भी तो यहाँ पे आके रहते हैं, अब हम चाय आने ही नहीं देंगे अमेरिका में। बोले मतलब तुमने मेरी चाय छीनी कैसे, है ना, वो वाला जो ईगो होता है ना कि तुमने मेरी छीनी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो वो वाला अमेरिकन के अंदर एक ईगो आ गया था, बोले चाय अब ना पिएंगे ना पीने देंगे। ठीक, इसको लेके बवाल क्रिएट हुआ, और बवाल कहाँ तक चलता चला आया, बवाल क्रिएट होके चलता चला आया बोस्टन नरसंहार तक। ठीक है, बोस्टन नरसंहार तक कैसे चल के चला आया, पहले तो ये वाली इमेज देखो। इस इमेज के अंदर अगर आप देखोगे तो ये सारे नेटिव अमेरिकन हैं, ये वो राष्ट्रवादी लोग हैं या देशभक्त लोग हैं जो यहाँ पर एक पोर्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह पर चाय आती थी शिप में भर के पूरी की पूरी, और यहाँ से अमेरिकन चाय की सप्लाई पूरे अमेरिका में करा करते थे। ठीक है, इन लोगों को पता चला चाय आने वाली है, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर बोले चलो अब आज शिप को ही चाय पी जाएगी चल के। ठीक है, भारत के मतलब अमेरिका के अंदर चाय अगर आती है तो उस पर ये लोग टैक्स लगाते थे। ठीक है, मतलब 5 रुपए की चाय अगर आज मिल रही है तो टैक्स लगाने के बाद 10 रुपए की चाय हो जाएगी, है ना। तो वो इन्हें महंगी चाय को कहीं ना कहीं यहाँ पे कंज्यूम करना पड़ रहा था। इनने बोला अब हम चाय आने ही नहीं देंगे, या चाय को जाके वहां पे लूट लेंगे। चाय की जब बात हो रही है तो चाय पत्ती की बात हो रही होगी, पूरी चाय मत मान लेना तुम लोग कि चाय ले लेके डोमो में भर भर के आ रहा हूँ, है ना, ऐसा बिल्कुल भी मत मान लेना। ठीक, यहाँ पे चाय पत्ती की बात हो रही है। ठीक, तो चाय को लेके बेसिकली जैसे ही यहाँ शिप एक आया, और शिप आने के बाद में ये सारे के सारे लोग शिप पे चढ़ गए, और चढ़ने के बाद में इन्होंने बुरी तरीके से चाय को लूटा, और लूटने के बाद ऐसा नहीं लेके भाग गए हो चलो चाय पियेंगे चल गए, कुछ नहीं। मैंने बोला ना गुस्सा निकालने की, बोले चाय ना पियेंगे ना पीने देंगे। ठीक, इनने क्या करा, सारी चाय उठा के देखो ये तैरते नहीं, इन्होंने क्या करा, सब जहाज से कहाँ बहा दी, समुद्र के अंदर बहा दी। चाय पता कितनी की थी वो 10,000 पाउंड की चाय थी उस जमाने में, 1700 हम लोग बात कर रहे हैं 72-73 की। ठीक है, और ये बात है उस समय की जब 10,000 पाउंड की चाय हुआ करती थी। अगर आज के समय में मैं अगर इसको बोलूं 1 मिलियन पाउंड, और 1 मिलियन पाउंड की अगर बात करूं तो अरबों में भारतीय करेंसी के हिसाब से चाय बर्बाद कर दी इन लोगों ने जाकर एक जिद में से। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने जैसे ही चाय बर्बाद करी, इस चाय की बर्बादी का गुस्सा तो झेलना पड़ेगा सरकार की तरफ से। आंदोलन है, आंदोलन तो इलीगल आंदोलन ही माना जाएगा जब इस तरीके की कोई भी कार्रवाई की जाए। अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था पहला कारण। दूसरा कारण, हमारी चाय के ऊपर तुमने नजर कैसे डाली, दूसरा कारण ये। ठीक है, तो ये बेसिकली चाय को लेके एक गुस्सा था जो यहाँ पे क्रांति के रूप में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब आप देखिए आगे इसके बाद में क्या हुआ, जब चाय को लेकर इस तरीके की घटना हुई, तो चाय की घटना के बाद में यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या करा, लगातार लोगों के ऊपर हिंसा का रुख अपना लिया। अभी तक हिंसा नहीं देखने को मिल रही थी, अब एक हिंसात्मक रवैया अपना लिया, और इस हिंसात्मक रवैये ने बोस्टन नरसंहार कर दिया। देखो नरसंहार नाम दिया जा रहा है, इसको मैसेकर नाम दिया जा रहा है। सिर्फ 5 लोग मरे, मैं शुरू में बताया था, और उसे क्या बोला जा रहा है, नरसंहार बोला जा रहा है। ठीक है, इतना पावरफुल नाम है,
नरसंहार, ऐसे नहीं बोल दिया जाता। 5 मार्च 1717 को ये घटना घटी जिसमें 5 अमेरिकियों की हत्या कर दी गई। ठीक है, 5 अमेरिकी वो थे जो पार्टी के अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने चाय लूटी थी और चाय लूट के बर्बाद की थी। ऐसे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने के बाद में यहाँ पर बोस्टन नरसंहार कर दिया गया। जैसे ही बोस्टन नरसंहार हुआ, अब यहाँ पर अमेरिका किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उन्होंने बोला हमारे 5 लोग मार दिए तुमने बिना गलती। ठीक है, भारत का जलियांवाला बाग याद है आपको, उसे भी नरसंहार बोलते हैं। 1500 तो भारतीय रिपोर्ट के अनुसार लगभग। ठीक है, हो सकता है उससे ज्यादा भी रहे हो, हमें इतना एग्जैक्ट पैमाना उस समय में नहीं था हमारे पास नापने का, तो क्या पता ज्यादा भी रहा हो या फिर ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट में कहीं ना कहीं मिलजुला के कम कर दिए गए हो। तो ये 5 लोगों के मारे जाने के बाद की घटनाएं हैं जब यहाँ पे एग्रेसिव नेचर या रवैया अपना लेता है अमेरिका। अमेरिका बोलता है कोई नॉन वायलेंस नहीं, कोई अहिंसा नहीं, हमारे लोग मारे गए, अब हम तुम्हें मारेंगे। ठीक है, और वो क्या करता है, हथियार लेके निकल पड़ते हैं रोड के ऊपर। ठीक है, कानून चाय के अधिनियम को लेके कानून बन जाता है यहाँ पे, 1773 का चाय अधिनियम बन जाता है। और चाय अधिनियम क्या करता है, अमेरिकों से सारे राइट छीन लेता है चाय के। वो ना किसी तरीके से यहाँ पे चाय बना सकते और ना ही किसी तरीके के चाय का प्रयोग टैक्स दिए बिना कर सकते। तो जबरन उनके ऊपर टैक्स लगा देना अब कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर बोस्टन टी पार्टी बोला जाता है इसी घटना को, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई। 16 दिसंबर 1773 में क्या करा गया था, वही जो हमने अभी पीछे बात करी, चाय को उठा के सब शिप में फेंक दिया गया था, उठा के चाय बर्बाद कर दी गई थी। ठीक है, इसको नाम ही दिया गया बोस्टन टी पार्टी, क्योंकि बोस्टन के अंदर ये लोग क्या गए थे, चाय की पार्टी करने गए थे। ठीक है, और पार्टी करना क्या था इनके लिए, पीना नहीं था, चाय को बर्बाद करना था। ठीक है, तो चाय बर्बाद करना चाहते हैं। जी नमस्ते सर। देखिए बताइए, देखिए मैंने कर दिया था अप्लाई तो हो गया। हाँ वो हो गया उसका। देखिए अभी दिखा रहा है बेटी में, मैंने उसके पास एक बंदा है, उसी बंदे से मैं मिल लूँगा, दिखा दूँगा तो अब उनके हिसाब से 24 घंटे में आ जाएगा। हो गया तो कोई नहीं सर, बैठेंगे आराम से। ठीक है, तो बोस्टन टी पार्टी, इस घटना को बोला गया कि बोस्टन टी पार्टी के तौर पर जाना जाता है इसको। ठीक है, 342 ट्रक बोले जाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो टैंकर्स होते हैं उन टैंकर्स को उठा के फेंक दिया गया। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ 10,000 पाउंड से ज़्यादा का नुकसान इस समय में उन्होंने कर दिया, इसका ब्रिटेन का। और ब्रिटेन के लोग इस 10,000 पाउंड से लगभग कमाते यहाँ पे आके 20-25 पाउंड। ठीक है, और 20-25 पाउंड का उनका नुकसान है। 10 का थोड़ी है, 10 तो सिर्फ चाय का रेट है, वो तो आगे टैक्स लगाते, बेचते, बेचने के बाद में 20-25 पाउंड उससे निकालते, इतना बड़ा नुकसान। ठीक है, इतने बड़े नुकसान के लिए यहाँ पर एक इनटॉलरेंस एक्ट आया। ठीक है, इनके अगेंस्ट में, अमेरिकन के अगेंस्ट में, अमेरिकन के अगेंस्ट में एक ऐसा कानून पारित किया गया कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आपके द्वारा जो भी गतिविधियां की जा रही हैं, उसको लेके इनटॉलरेंस एक्ट आ गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राजा यहाँ का सब पर्सनल ले लेता था और उसी पर्सनल को लिए हुए उसने फिर से एक बात को फिर लागू कर दिया और उसने बोला कि इनटॉलरेंस एक्ट ये बोलता है कि जितना भी कंपनसेशन अब देगा वो अमेरिका देगा। जो 10,000 पाउंड का हमारा नुकसान किए हो ना तुम, वो सारा का सारा नुकसान भरो बैठे। वहाँ की जनता से टैक्स बढ़ाया जाएगा, टैक्स उनसे लिया जाएगा, जबरन वसूला जाएगा, वसूल के 10,000 पाउंड का पूरा कंपनसेशन कौन देगा, अमेरिका के लोग देंगे। ठीक, आगे देखो, मीटिंग्स और गैदरिंग के ऊपर बैन लगा दिया गया। कोई किसी भी तरीके की कोई मीटिंग गैदरिंग नहीं करेगा। धारा 144 भारत की पॉपुलर धारा, वो वहाँ लग गई, जब अमेरिका वहाँ धारा 144 नहीं होगी, कुछ और
ठीक है। तो ये मत समझ लेना धारा 144 से लगी होगी। लेकिन मीटिंग्स और गैदरिंग को प्रोहिबिट मतलब बैन कर दिया गया कि अब किसी भी तरीके के लोग इकट्ठा होकर कहीं पे भी वो आंदोलन नहीं किया करेंगे, ठीक है। मीटिंग गैदरिंग देखो वैसे ही बंद हो जाती है जब चाय मिलना बंद हो गई लोगों को, ठीक। चाय पे तो चर्चा होती है, लोग इकट्ठे कहाँ होते हैं, चाय पे ही होते हैं ना। तो चाय अंग्रेजों के लिए, एक अंग्रेजों ने, क्योंकि पता नहीं कौन सा गवर्नर था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसने ये बात खुद बोली थी, हमने अपने लिए खुद अपनी कब्र खोदी, भारतीयों को चाय पिलाई, ठीक है। ये बात उसने बोली थी। और इसके बोलने के पीछे पता क्या कारण था? जितने भी रिवॉल्ट्स होते थे भारत में, जितनी भी गतिविधियां भारत के अंदर होती थी, वो सारी की सारी चर्चाएं चाय पे ही हुआ करती थी। लोग इकट्ठे कहाँ होते थे? चाय पे जाकर। ये लोग चाय पिला रहे थे उन्हें, वो वहीं पे उनके खिलाफ ही वहां पे बैठ के रणनीतियां बना रहे थे, ठीक है। तो जैसे मजदूर संगठन है, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाय ब्रेक हुआ, टी ब्रेक में निकला, चलो बाहर चाय पी के आते हैं, और वो चाय पीने के लिए निकला, वहां पे रणनीतियां हो रही है, वहां पे बनाया जाता था प्लान कि अब आगे क्या करना है, कैसे इसके विरोध में लड़ना है, किस तरीके से, ये सब गतिविधियां चला रहे। तो चाय पे चर्चा, ठीक है, काफी बदनाम है चाय, ठीक है, इन सब चीजों को लेकर। इसके बाद में क्यूबेक एक्ट आया, ठीक है। क्यूबेक एक्ट ने क्या करा, एक और तरीके से कनाडा को भी ऐड करना यहाँ पर 13 कॉलोनीज में कंपलसरी कर दिया। उसने बोला कनाडा को भी ले लेंगे, ठीक है। कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, और कनाडा को लेने का मतलब था कि लगभग यूरोप के बहुत बड़ा हिस्सा एक अमेरिकन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता, और यही करने के लिए इन्होंने क्या करा, कनाडा को भी क्या करा, ऑक्यूपाई करने के लिए वो एक्ट घोषित कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्रिएशन किया गया लूमिंग फाइटर्स का। यह क्रिएशन किसी और के द्वारा नहीं, अमेरिकन के द्वारा किया गया। लूमिंग फाइटर्स वैसे ही होते हैं जैसे भारत में आपने सुना होगा, कौन से फाइटर्स हैं? गोरिल्ला फाइटर्स होते हैं ना भारत के अंदर, गोरिल्ला सुने हैं ना, गोरिल्ला बंदर भालू वाला नहीं, गोरिल्ला फाइटर्स होते थे, ठीक है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, वो ट्रेनिंग होती थी किस तरीके से आपको अपने दुश्मन के ऊपर छुप के हथियार चलाने हैं। गोरिल्ला फाइटिंग बहुत पॉपुलर है भारत के अंदर, ठीक है। ऐसे लूमिंग फाइटर्स वहां में पॉपुलर थे, इनको हथियार दिए गए, इनको ट्रेनिंग दी गई, इनको बताया गया कि किस तरीके से तुम्हें अपने दुश्मनों के ऊपर आक्रमण करना, अटैक करना, और ये अटैक करके लूमिंग फाइटर्स तैयार किए गए। सारे लूमिंग फाइटर्स ये सब कानून आने के बाद में तैयार हो गए, बोले चलो ठीक है अब उड़ाना ही पड़ेगा इन्हें, ठीक है। और यहाँ पर शुरू हो जाता है फिर बवाल, ठीक है। और ये वॉर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, आमने सामने की जो सिचुएशन है वो वॉर में या ऐसे संघर्ष में, क्रांतियों में बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिशर्स आमने सामने से लड़ते हुए दिखाई देते हैं पुराने वॉर्स में, जैसे हम लोग देखा करते हैं। इसको लेके यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनाया गया। जो कांग्रेस हम बात कर रहे थे एक अभी फ्रैंकलिन के समय में 1750 में, कि उसने कोशिश करी थी 7 राज्यों को लेके आया था, लेकिन उन राज्यों ने मना कर दिया था कि अभी हम बात नहीं कर सकते आजादी की अपनी, क्योंकि अभी फ्रांस हावी हो जाएगा। लेकिन अब तो फ्रांस नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, एक कांग्रेस बनाया, और उस कांग्रेस में 13 रिप्रेजेंटेटिव 13 की 13 कॉलोनियां के साथ में मिल गई, और इन्होंने सबसे पहले घोषणा करी कि हम किसी भी तरीके का कोई ट्रेड या व्यापार ब्रिटिश के साथ में नहीं करेंगे, ठीक है। इसको नाम क्या दिया जाता है, महाद्वीपीय सम्मेलन, जो 1774 के अंदर हुआ, पहला कांग्रेस का महाद्वीपीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन के अंदर 13 लोग कहाँ मिले थे, फिलाडेल्फिया में मिले थे। अभी हम देखे थे ना लोकेशन, 13 कॉलोनीज में एक फिलाडेल्फिया भी था। फिलाडेल्फिया के अंदर ये पहली कांग्रेस हुई, 13 कॉलोनीज ने मिलकर एक डिसीजन लिया सामूहिक रूप से कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोई कॉलोनी यहाँ पर ब्रिटेन के साथ में अब व्यापार नहीं करेगी। अगर हमें व्यापार करना होगा तो हम सीधा अफ्रीका भेजेंगे, ठीक है, अपने सारे के सारे गुड्स प्रोडक्ट सब कहाँ भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे। अगर हमें व्यापार करना होगा तो हम कहाँ भेजेंगे, एशिया भेजेंगे डायरेक्ट अपने, लेकिन अब इंग्लैंड नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड के ऊपर बैन लगा दिया गया, और इन्होंने बोला अब कोई किसी भी तरीके का यहाँ पर किसी भी तरीके के इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगा ट्रेड में। जैसे ही व्यापार रुकेगा, अब आप समझो कि किसी की भी अगर आपको रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो क्या करो, उसकी आर्थिक दिशा को कमजोर कर दो, ठीक है। आर्थिक कमजोर कर दोगे तो वो पावर धीरे 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 सत्ता से हट ही जाएगी, है ना। कोई भी सत्ता उठा के देख लो, वो अगर अपने खजाने खाली करिए तभी तो बर्बाद हुई है ना। कोई भी सत्ता उठा के देख लो, ऐसे ही इनके खजाने खाली करने का एक तरीका था जो अमेरिकन ने निकाला। भारतीयों ने भी अंग्रेजों को टैक्स देना बंद क्यों किया था, कारण यही था ना, धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और खुद ही चले जाएंगे। तो इन्होंने तो क्या करा, यहाँ पर टैक्स को देना बंद करा, पूरी तरीके से बंद कर दिया कि ट्रेड का कोई भी किसी तरीके का कोई व्यापार नहीं होगा, और साथ ही साथ में इन्होंने युद्ध भी वहां पे डिक्लेयर कर दिया।
उन्होंने बोला युद्ध जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आमने सामने से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो युद्ध की घोषणा भी हो गई। वो युद्ध लगभग यहाँ पर पहली बार जब हुआ था तो कब हुआ था? 1775 में। 1775 में यहाँ पर एक युद्ध देखने को मिलता है जो अमेरिका वर्सेस ब्रिटेन है। सीधा सीधा आमने सामने से युद्ध है। यहाँ कमांडर इसके कौन है अमेरिकन फोर्स के? जॉर्ज वॉशिंगटन। जानते हैं आप इनको बहुत अच्छे से, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, जानते हैं आप इनको। जॉर्ज वॉशिंगटन यहाँ पे बने, यहाँ पे इनके कमांडर बने और कमांडर बनने के बाद में इन्होंने इसको लीड किया। लीड करने के बाद में ये लोग जिस युद्ध को लीड कर रहे थे वो युद्ध ऐसा नहीं है बिल्कुल भी जिसको आप ऐसा समझो कि अमेरिका के अंदर ब्रिटेन की पावर इधर खड़ी हुई लड़ रही है और अमेरिका की पावर इधर खड़ी हुई लड़ रही है और दोनों आपस में टकरा गए। ये युद्ध ऐसा नहीं था। इस युद्ध में अमेरिकन लोमिंग फाइटर्स जितने थे या जो भी जॉर्ज वाशिंगटन की सेना थी उस सेना ने जाके इंग्लैंड में अटैक कर दिया। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में घुस गया, जाके अटैक कर दिया, कैदी बना लिया इसको, राजा को, जो यहाँ पर इंग्लैंड का राजा था। क्या नाम है उनका? जॉर्ज थर्ड। जॉर्ज थर्ड को कैदी बना लिया। कैदी बनाने के बाद में बोले आजादी दे रहा हूँ या गर्दन उड़ाए, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है, सीधा सीधा उनसे पूछा। तो वो समय में क्या बोलेगा? मरता क्या ना करता, है ना। तो उसने क्या बोला? ठीक है, ले लो आजादी, हम तुम्हें आजादी दें। ये कहते हुए ये चले आए सारे के सारे लोग, और सारे के सारे लोगों ने क्या करा? बोले चलो अब हमको आजादी मिल गई। और इन्होंने क्या करा? एक कॉमन सेंस का पैम्पलेट, कॉमन सेंस नाम का एक पैम्पलेट था, वो मार्केट में सप्लाई। पैम्पलेट समझते हैं न्यूज़पेपर में जो आपको स्टिकर्स वगैरह मिले हुए पर्चे निकलते दिखते हैं बेसिकली प्रमोशन से रिलेटेड। तो पैम्पलेट छपवाना शुरू कर दिया। कॉमन सेंस नाम का एक पैम्पलेट था जिसमें एक बड़ा बड़ा वर्ड लिखा हुआ था इंडिपेंडेंस, ठीक है, सिर्फ उस पर क्या लिखा हुआ था? इंडिपेंडेंस। तो सारे लोगों को संदेश देना शुरू कर दिया। राजा ने डिक्लेयर कर दिया अब हम क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। पूरे अमेरिका के अंदर ये कहानी गूंज गई। और गूंजने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि 1776 में एक बार फिर से कांग्रेस की घोषणा हुई 4 जुलाई को, ठीक है। क्यों हुई? अब क्या हो गया? जब यहाँ पे आजादी मिल चुकी थी, यहाँ पे इन्हें अनाउंस कर दिया, तो फिर क्या हुआ? एक्चुअल में हुआ क्या था? जब जॉर्ज थर्ड के ऊपर अटैक किया गया था, अटैक करने के बाद में मैंने बोला ना मरता क्या ना करता, इसने तो मान ली, लेकिन मैंने बोला था इगोइस्टिक पर्सन था, अपनी हार कैसे बर्दाश्त कर लेता। जैसे ये लोग छोड़ के गए, इन्हें बोला लेके जाओ आर्मी, मारो जाके जाकर, है ना। और ऐसा करके इन्हें क्या किया? अपनी पूरी आर्मी उठा के वापस भेजी। और वापस भेजने के बाद अमेरिका के अंदर जब इस आर्मी को भेजा गया तो अमेरिका की आर्मी अगेन फिर लड़ती हुई दिखाई देती है। और लड़ना तो छोड़ो, उनने कहा लड़ाई होती रहेगी, अब लड़ाई होती रहेगी। इन्होंने तुरंत दूसरी कांग्रेस बुलाई, दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई 1776 में। दिन है 4 जुलाई का, और इसी दिन को इन्होंने घोषित कर दिया आज से हम स्वतंत्र हैं। क्या घोषित कर दिया? आज से हम स्वतंत्र। बोले लड़ाई होती रहेगी, देखा जाएगा कब आजाद होंगे कब नहीं होंगे, लेकिन आज से हम लोग स्वतंत्र हैं। क्योंकि हम किसी तरीके कोई व्यापार नहीं करते उनके साथ, हम कोई टैक्स उनको नहीं देते, हम उनको अपना राजा नहीं मानते, हम उनको अपना मोनार्क नहीं मानते, ना किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेटिव मानते। तो आज से हम लोग स्वतंत्र हैं। ऐसा कुछ भारत में भी आपको याद है? जब वहां पे भारत ने 26 जनवरी 1930 को अपनी आजादी घोषित करी, याद है ना। लेकिन भारत ने अपनी आजादी की डेट बदल दी 15 अगस्त को जब हम आजाद हुए। इन्होंने नहीं बदली, इन्होंने वही मानी। आज भी अमेरिका अपनी आजादी दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को ही मनाता है, ठीक है। तो 4 जुलाई को ये सेकंड कांग्रेस हुई थी जहां पे ये लोग अपनी आजादी दिवस मनाते थे। इसके अंदर एक चीज हुई थी, वो निकली थी बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों के रिलेटेड एक बिल को यहाँ पर निकाला गया। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, तमाम श्रृंखलाओं के अंदर ये ओरिजिनल कॉपी है उसकी जो यहाँ पे है, इसी कॉपी को वहां पर निकाला गया था। और इस कॉपी के अंदर जिन चीजों को मेंशन किया गया ना, यही भारत के फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाके बना। यहीं से भारत ने फंडामेंटल राइट्स उठाए थे जब बिल ऑफ राइट्स वहां पर लागू किया गया था। उन्हीं से कुछ सीख लेके भारत ने भी यहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट्स की घोषणा की थी। ये बिल ऑफ राइट्स बेसिकली वहां के नागरिकों के अधिकार थे कि अब तो हम सब आजाद हो गए और हम 4 जुलाई 1776 से अपनी आजादी मनाते हैं, और इसी दिन से अब हम लोग अपने अधिकारों की घोषणा करते हैं। इन अधिकारों की घोषणा करते हुए जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने आप को हेड ऑफ द स्टेट बना लिया, और तमाम जितनी भी कॉलोनीज थी उनको क्या बोल दिया? अब हम सब एक हैं, और सबने एकीकृत होने की या एकीकरण करने की एक पूरी तरीके से क्या करी? कार्रवाई स्टार्ट कर दी। अब यहाँ से सारी कॉलोनीज एक हो गई। इन्होंने तो अपने तरीके से मान ही लिया, लेकिन बात धीरे 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 अमेरिका के साथ साथ में किसको समझ आ गई? ब्रिटेन को भी समझ आ गई। और ब्रिटेन में उस समय देखो ये कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जानते हैं आप? जानते हैं ना? जानते तो ऐसे नहीं, चचा मामा ताऊ जानते है तो चला दो, कुछ तो बचेगा। चला, लाइट है नहीं है? हाँ तो चला दो।
सही है। तो वो रुक गया नहीं चला, कम चला के गई। हाँ आज रात भर भी लाइट नहीं रही, पता नहीं क्यों, पूरे पीलीभीत में गया। 1781 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनको आपने बहुत अच्छे से सुना है, भारत के गवर्नर के तौर पर, ठीक है, तो जब ये भारत के अंदर आए तो उससे पहले ये निपट के आ चुके हैं कहीं से, कहाँ से, अमेरिका से। अमेरिका के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने जाके आत्मसमर्पण कर दिया था और मान लिया था कि हम युद्ध समाप्त करते हैं अपनी तरफ से और आप लोग अपनी आज़ादी ले लीजिए, जिस पर आधिकारिक तौर से यहाँ पर 1783 में सिग्नेचर हो गए, साइन हो गए। ऑफिशियल तौर पर इंग्लैंड ने और संयुक्त अमेरिका ने ऑफिशियल तौर पे हस्ताक्षर किया और वहाँ से डिक्लेयर कर दिया गया कि अब अमेरिका आज़ाद है। 1783 में अमेरिका ऑफिशियल रूप से आज़ाद है, लेकिन 1776 में इन्होंने घोषणा कर दी थी और अपने आप को आज़ाद मान लिया। ठीक है, ये थी कहानी पूरी अमेरिका की क्रांति की। और अमेरिका की क्रांति का महत्व वगैरह जो है, इम्पोर्टेंस वगैरह, वो सब चीज़ें थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे अगर प्रभाव के तौर पर देखना चाहें तो देख सकते हो कि अमेरिका की क्रांति का प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिला। जैसे अगर अमेरिका के ही प्रभाव की बात करें तो हमें एक रिजल्ट के तौर पर क्या मिला, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए मिला, जो दुनिया की आज सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, अगर इस समय में ये संघर्ष ना होता तो यूएसए भी हमें ना मिला होता शायद। तो यूएसए इस समय में मिला। इसी समय में पहली बार कहीं जनतंत्र की स्थापना हुई थी, जनता के द्वारा चलाए गए शासन की स्थापना की गई। एक्चुअल डेमोक्रेसी की कहीं अगर पहली बार स्थापना हुई तो वो यहीं पे हुई थी। लोगों को उनके अधिकार और वहाँ के संविधान की बनने की प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, यहीं पे फिर दिखाई देता है कि इसी के बाद में अमेरिका में औद्योगिक क्रांति का भी वर्चस्व दिखाई देगा। अमेरिका के अंदर औद्योगिक क्रांति इसके बाद शुरू हुई है, लेकिन इंग्लैंड में 1750 में शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो अमेरिका के अंदर औद्योगिक क्रांति और समाज के ऊपर तो काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा ही पड़ा होगा। जब सारे अमेरिकन आजाद हुए होंगे तो अमेरिकन ने कहीं ना कहीं अपने आप को आजाद करने की खुशी या फिर वो समाज को एक प्रोत्साहित करने का रवैया अपनाया होगा। लेकिन देखिए एक प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो गई थी एक चीज़ को लेके, वो आज भी इलेक्शन में काफ़ी यूज होती है। ठीक है, ब्लैक और वाइट वाला। ठीक है, ब्लैक वाइट का मुद्दा देखो, अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं ना अमेरिका में, और अमेरिका के इलेक्शन के अंदर ट्रंप ने जो है उस समय में बोल दिया था कि यहाँ पर जो मेरे अपोजिशन में खड़ी हुई महिला है, क्या नाम है उनका, कमला हैरिस, वो क्या है, ब्लैक। ठीक है, और ब्लैक है, उनको ब्लैक करके संबोधित कर दिया था, जिसको लेकर वहाँ पे बवाल हो गया। ठीक है, वहाँ मेजोरिटी में लोग कौन आते हैं, व्हाइट आते हैं, इस वजह से व्हाइट का वर्चस्व थोड़ा सा माना जाता है और बोला जाता है कि जिसके बारे में ज्यादा बात करोगे वो आपको इलेक्शन में जिता देता है। तो ब्लैक वर्सेस व्हाइट का मुद्दा बहुत चलता है। ठीक है, तो ये जो शुरू हुआ था नॉर्थ और साउथ कॉन्टिनेंट के बेसिस पे शुरू हुआ था बेसिकली, मतलब साउथ अमेरिका से जितने भी लोग नॉर्थ अमेरिका में शिफ्ट हुए उस समय, वो सारे के सारे लोग ब्लैक्स थे उस समय। ठीक है, और वो क्या हुआ, धीरे धीरे नेटिव अमेरिकन के बनते चले गए, उन 13 कॉलोनीज में बसते चले गए। इस समय में, जिस समय में हम लोग पीछे अभी बात किए थे ना कि कई सारे लोग आ रहे हैं, कोई अफ्रीका से चला आ रहा है ना, कोई कहाँ से चला आ रहा है, यूरोप से चला आ रहा है, और कोई नॉर्थ अमेरिका का मतलब साउथ अमेरिका से भी उठ के नॉर्थ अमेरिका में गया होगा। ये सारे लोग नेटिव अमेरिकन तो बन गए, लेकिन इनके कलर क्या थे, ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक कलर होने की वजह से वहां पे एक मुद्दा क्रिएट हो गया जो आज भी वहां के लोग यूज करते हैं। अमेरिकन बोलते हैं हम ओरिजिनल व्हाइट सी थे सारे के सारे, लेकिन उस समय में जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ये आक्रमण किए, ये सब चीजें करी, तब यहाँ पे आके ब्लैक छुप छुपा के आके बस गए और इन्होंने आगे क्या करा, हमारी रिसोर्सेज को यूज करना शुरू कर दिया। तो ये वहाँ मुद्दा बहुत बड़ा आज भी चलता है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट वाला। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे इलेक्शन का मुद्दा भी यही रहता है, ब्लैक व्हाइट वाला, हर जगह यही मुद्दे हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ठीक, उसके बाद में इंग्लैंड के ऊपर प्रभाव, फ्रांस के ऊपर प्रभाव या भारत पे प्रभाव करना पड़ा। तो अगर इंग्लैंड ने यहाँ पर आज़ाद किया अमेरिका को, तो यहाँ पे देखने को मिलता है औपनिवेशिक नीति में कुछ ना कुछ उसके परिवर्तन आया हो। जैसे वो जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर रोल कर रहा था, उससे बहुत सारे तरीके उसने बदले भारत पे रोल करने, है ना। भारत में उस तरीके का रोल नहीं दिखेगा आपको जैसा अमेरिका के ऊपर दिखता था। जैसी हट धर्मी आपको अमेरिका में दिखेगी, वैसी हट धर्मी वहाँ नहीं दिखेगी आपको भारत के अंदर। भारत के अंदर ये कानून जरूर लागू करते थे, लेकिन जबरन कानून लागू करने से पहले 100 बार सोचते भी थे। ऐसे कानून बहुत ही कम है जब इन्होंने जबरदस्ती बोला नहीं तो हमें मानना ही पड़ेगा, बहुत कम है। जैसे रॉलेट एक्ट, उसमें से एक कानून, ठीक है, तो वरना कानून लाते थे सिर्फ और लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता था। जॉर्ज तृतीय इस समय में
उनकी समाप्ति हो गई, ठीक है, शासन नहीं चला पाया आगे, क्योंकि इनके समय में तो अमेरिका आज़ाद हो गया, ठीक है, तो इनके शासन के समय समाप्त हो गई। कैबिनेट प्रणाली का विकास किया गया होगा, कैबिनेट, वहाँ का जो कैबिनेट था उसके भी अंदर कुछ परिवर्तन आए होंगे, कौन से देश के ऊपर कौन सी नीति अपनानी है, उन नीतियों को लेकर भी यहाँ पे बात की गई हो, ठीक है। वैदेशिक व्यापार, अर्थव्यवस्था, विदेश के व्यापार और अर्थव्यवस्था के ऊपर इसमें बहुत बड़ा एक नुकसान देखने को मिला होगा। एक सोचो, बहुत बड़ी टेरिटरी अमेरिका हाथ से निकल जाए, है ना, और अमेरिका जैसे ही हाथ से निकलेगा वैसे बड़ा नुकसान तो हो गई ना इनको, तो एक बड़ा नुकसान था। इंग्लैंड ने अपने अंदर कई सारे सुधार करना भी यहाँ से शुरू किए। भारत पर प्रभाव बताना पड़ेगा आप लोग को। अभी हमने फंडामेंटल राइट की बात कर ली, भारत में एक तो इम्पैक्ट यही पड़ा होगा आगे चल के। भारत के ऊपर अमेरिका की क्रांति का प्रभाव ये भी पड़ा कि भारत के रिवॉल्यूशन से लेकर भारत की इंडिपेंडेंस तक सभी लोग कहीं ना कहीं अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात किया करते थे, तो इससे इंस्पायर नहीं थे। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भारत की क्रांति और आज़ादी के ऊपर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो बस यही है, बाकी सब तो कहानी लिखी। रशिया की क्रांति पढ़ लिया आपने, कहाँ तक लिख लिया? कारण लिख लिए थे ना, समय रेखा से शुरू करते हैं, ठीक है। समय रेखा लिखो और समय रेखा में सारी घटनाएं यहाँ पे मेंशन करो। यहाँ से 56 से 63, ठीक है, यहाँ से समय रेखा है, इस समय रेखा में सारे के सारे ऐसे ही नोट कर लो, इवेंट्स जैसे लिखे हुए, बिल्कुल ऐसे। मेरे दो ऑप्शन हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और एक हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री से ज़्यादा मज़ा मुझे पब्लिक एड पढ़ने में आया। पवेट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत। और पवेट करके अगर आप इसमें सेलेक्ट होकर जाओगे सिविल सर्विसेज में, तो ट्रेनिंग के दौरान ही पढ़ाया जाता है, वहाँ पे पवेट पढ़ाया जाता है। प्रशासन चलाना कैसे है, किस तरीके से चलाना है, सब प्रैक्टिकल दिख जाता है ना वहाँ पर। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और वो मदद बहुत करता है जीएस बोर्ड एथिक्स में, बहुत मदद करता है। क्वालिफाइंग ज़्यादा उसके अंदर आपको फोकस नहीं, लेकिन हाँ यार पास में होगा तो फिर चाहे मतलब आगे बहुत नहीं चाहिए। लेकिन बड़ा बेसिक आता है, ऐसा नहीं कि बहुत आपसे एडवांस पूछ रहे, बहुत बेसिक पूछता है, मतलब आप उसमें कर लोगे इतना। अगर आपने 9th-10th में इंग्लिश ग्रामर पढ़ी भी होगी ना, अपने यूपी बोर्ड में भी पढ़ी होती है, तो उस समय की ग्रामर ही वो वहाँ पे काम आएगा। और यूपी बोर्ड से अच्छी तो ग्रामर किसी बोर्ड की बनी नहीं है आज, CBSE ICSE बोर्ड की तो ग्रामर एकदम नहीं, बेकार। यूपी बोर्ड की बहुत परफेक्ट ग्रामर, बहुत अच्छी ग्रामर। हो गया ना?
जो नेक्स्ट टेस्ट होगा जब भी होगा उसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक हो या जब भी हो, तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए आप लोग, उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए। नोट्स मैं दूंगा जब मुझे पता चलेगा टेस्ट होगा तब। पढ़ते कहाँ हो तुम लोग नोट? क्या मतलब तुम लोग को नोट्स दे दे? एक बार नोट दे के देखा तो पूरे मॉडर्न के एक क्वेश्चन उसमें से निकल के आए हैं, तो पढ़े तो हो ही तुम लोग, बस मानते रहते हो नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए। हो गया ना? चलो आगे। अगला लिखो टाउनशेड अधिनियम 1767। टाउनशेड अधिनियम 1767, और यहाँ पे ये दोनों चीजें लिख लेना, न्यूयॉर्क के लेजिस्लेचर को सस्पेंड करना और टैक्स के ऊपर लगाना। बोस्टन नरसंहार, डेट लिख लो इसके 5 मार्च 1770। बोस्टन नरसंहार 5 मार्च 1770। और फिर 1773 का चाय अधिनियम, 1773 चाय अधिनियम, 1773 चाय अधिनियम। ये लिख लो बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773। ये घटना बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773। दिसंबर 1773 बोस्टन टी पार्टी। ठीक, उसके बाद में इंटॉलरेबल एक्ट, इंटॉलरेबल एक्ट 1774, असहिष्णुता अधिनियम भी बोला जाता है इसको, असहिष्णुता अधिनियम 1774। ठीक, और उसके अंदर ऐसे ही ये चारों पॉइंट लिख लेना जैसे मैं भी क्लास में टेस्ट लेने वाला हूँ, रैंडम होगा, बताते नहीं लोग, ठीक है, अचानक वाला। जितने लोग यहाँ पे मुंह पे हाथ रख के ऐसे बैठे रहते हैं ना, लिखते नहीं है कुछ, उन्हें पता चलेगा। रिटन होगा, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, ये नहीं बता, कैसे बता दूँ, उसी दिन गायब हो जाओ, ऐसे कैसे? वर्ड हिस्ट्री का कोई ना कोई क्वेश्चन लिखने को देगा और वो आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट के अंदर 150 वर्ड में लिखने के लिए, ठीक है, मेंस का, ठीक है। 10 मिनट के अंदर कोई भी मेंस का क्वेश्चन दे दूंगा वर्ड हिस्ट्री का लिखने के लिए। फ्रांस का रेवोल्यूशन हो सकता है, रशिया का हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो सकता है,
घटनाएं लिखनी है, उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, कारण लिखना है और फिर इम्पैक्ट लिखना है। बता दे रहा हूँ बस लिखना क्या क्या है, बट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्या क्या है ना, बस तैयार रहो। हाँ? अभी तक जितना पढ़ा दिया उनमें से कोई एक बस 10 मिनट के अंदर आंसर लिखना रहेगा। क्लास को पॉज करके जल्दी जल्दी आंसर लिखोगे आप लोग, उसके बाद में मैं सबमिट कर लूँगा उसे। और जो टेस्ट के नंबर होंगे वो होंगे 50 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन 150 का होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन होगा 50 नंबर का होगा, ठीक है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब 50 में तुम लोग नेगेटिव में गए, अब वो भी लिखने वाले में सोच रहे तो बैठ के चले लिखिए। 4 होगा। इसके बाद में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, या जिसको आप हिंदी में लिख सकते हो फिलाडेल्फिया में पहले महाद्वीपीय सम्मेलन 1774 में जिसकी घोषणा की। पहला महाद्वीपीय सम्मेलन 1774। क्लास में आते हो ना रेगुलर, जो आते हैं उन्हें पीडीएफ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जितनी बातें मैं यहाँ लिखा देता हूँ वही बातें तो आप पीडीएफ में डिटेल में पढ़ लोगे जाके, बहुत ज़्यादा यही तो करोगे। अगर यहाँ लिखी हुई चीज़ों को रिवाइज कर लोगे जाके, जो आप क्लास में लिख लेते हो, तो फिर पीडीएफ की क्या जरूरत है ना। आवाज़ का पढ़ाओ कैसे भूल जाओगे, तुम भूल जाओगे जब लिखोगे नहीं, वो नहीं भूलेंगे जो लिख लेंगे। जिनको ये पूरा कोर्स इवेंट्स का याद है ना, जो लिखे हुए हैं, वो सब लोग इसको नहीं भूलेंगे, लिखे हुए लोग नहीं बोलेंगे, बाकी जो नहीं लिख रहा वो भूल जाएगा। अच्छी बात, मैं मना कब कर रहा हूँ, लिखा हुआ अभी नहीं लिख रही हूँ ना, मैं तो अभी का बता वो बात है। दोबारा लिखने से रिवीजन हो जाता है, याद हो जाता है ना। और बताओ फिर 1765 में क्या हुआ था? हाँ वो देख के क्या बताओ, ऐसे बताओ, जब लिखा हुआ याद है तो ऐसे बताओ। ये लिख कहते ना, अगर अभी लिख लेते तो याद हो जाता, ये होता है तरीका। ये हो गया पहला वाला। ठीक है, इसके बाद में अगला लिख लीजिए, सेकेंड महाद्वीपीय कांग्रेस 1776 में, और इसकी डेट जरूर नोट कर लीजिएगा, 4 जुलाई 1776, क्योंकि ये इसका आज़ादी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, इसी दिन घोषणा की गई थी बिल ऑफ राइट्स, ये बिल ऑफ राइट्स भी इस समय घोषणा की गई। ना मैंने बोला तो महिलाओं को अधिकार मिले ही कहाँ थे? महिलाओं को अधिकार तो 20वीं शताब्दी में मिले, और कहीं पे भी ऐसा कोई देश नहीं था जहाँ पे महिलाओं को इस समय अधिकार हो, वोटिंग राइट्स तक नहीं थे। तो उन्हीं अधिकारों को रोकने की बात करें। इस समय धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, फिर अधिकार सबको बराबर में बांटते चले गए। इस समय में अधिकार नहीं। 20वीं शताब्दी महिलाओं की शताब्दी थी जब महिलाओं को अधिकार करना शुरू हुआ। उससे पहले आप कहीं महिलाओं के अधिकार नहीं देते। न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड में सबसे पहले। हाँ क्वेश्चन पूछा तो था, तुम लोग बुला दिए, उसके बाद पूछने कहाँ दिए, अब याद दिलाया तुमने। न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिलाओं को अधिकार मिले थे, वोटिंग राइट्स मिले थे। ठीक है, ये हो गया नोट। चलो फिर ये लिख लो, 81 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन का आत्मसमर्पण युद्ध में, और आधिकारिक तौर पर पेरिस की संधि साइन हो गई, और संधि में साइन किया गया। 83 में इंग्लैंड और यूएसए एक साथ मिलकर हस्ताक्षर कर दिए, यूएसए अब आज़ाद माना गया, और 13 कॉलोनीज मिलकर राज्य बना ली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
बाकी इसके इम्पैक्ट जो है, प्रभाव क्या पड़े अमेरिका की क्रांति, किस किस का प्रभाव हमने देखा, खुद अमेरिका पे, इंग्लैंड के ऊपर, फ्रांस के ऊपर भी पड़ा कुछ ना कुछ, क्योंकि इसी के बाद जस्ट क्रांति हुई, और भारत। ठीक है, इनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, ये बात आप होमवर्क में लिखेंगे, लिख लीजिए होमवर्क के अंदर ये बात इम्पैक्ट क्या क्या पड़े इसके ऊपर, वो लिख के लानी है कि अमेरिकी क्रांति के प्रभाव क्या पड़े अदर नेशंस के ऊपर। ठीक है, अदर नेशंस या फिर खुद अमेरिका के ऊपर, वो भी लिखेंगे। ठीक है भाई, चलिए इसको यहीं पर बंद करते हैं क्लास को, बाकी कल चर्चा करेंगे अगर कल क्लास होगा, अन्यथा आपका कल क्लास तो है, टेस्ट नहीं क्लास, तो क्लास के लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है पॉलिटी का एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है हिस्ट्री का एक्स्ट्रा क्लास हो, जिसका भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।